वन जनजाति की स्थापना का पहला वर्ष 8 मई की रात आसमान साफ था। चांद की हल्की रोशनी में खताई की शुगुनगुना सुनाई दे रही थी। बस बस बच अचानक की तेज आवाज आए। थप। जियांग शुआन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने एक मच्छर को अपने जांग पर बैठने से पहले ही सही समय पर मार दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद दो और मच्छर उसके चारों ओर उड़ने लगे। जैसे कि बैठे जियांग शुआन ने हताशा में कहा, काश हमारे पास मच्छरदानी होती। अगर मच्छरदानी होती तो मच्छर बेधड़क होकर काटने की हिम्मत नहीं करते। दुर्भाग्यवश इस बर्बर प्राचीन दुनिया में कुछ रुपए में मिलने वाली मच्छरदानी नहीं मिल रही थी। जब जियांग शुआन इस हताशा में था तभी चीशाओ ने उसकी आवाज सुनी और उसके पास आया। तुम सो क्यों नहीं रहे? चीशाओ ने चिंतित होकर पूछा। बहुत सारे मच्छर हैं, काटने के कारण सो नहीं पा रहा। जियांग शुआन का चेहरा बहुत हताश था। चीशाओ ने उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचा, फिर एक भाला उठाया और कहा, एक मशाल लो, मेरे साथ बाहर आओ। ठीक है। जियांग शुआन को नहीं पता था कि चीशाओ बाहर क्या करने जा रहा है, लेकिन वह बहुत जिज्ञासु था। बांस के घर में पहले से ही 1 दर्जन से अधिक मशालें तैयार थीं, जो बांस को काटकर और रेजिन युक्त शाखाओं को एक साथ बांधकर बनाई गई थीं। आग की गर्मी ने रात के ठंडे वातावरण को एक नया जीवन दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल मच्छरों से बचने का एक उपाय नहीं था, बल्कि यह एक साथी के साथ बिताए गए समय का भी एक अवसर था। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इस जंगल में कितने समय तक रहेंगे? जियांग शुआन ने अचानक पूछा। चीशाओ ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर आसमान की ओर देखा, फिर कहा, जब तक हम जीवित हैं, हम यहाँ रहेंगे। उसकी आवाज में एक गहरी सोच थी, जो जियांग शुआन को प्रभावित कर गई। उन्होंने महसूस किया कि इस बर्बर दुनिया में जीवित रहना केवल शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी है। आग की लपटों ने उनके चेहरे पर एक सुनहरी चमक डाली और जियांग शुआन ने सोचा कि इस कठिनाई में भी वे एक दूसरे के साथ हैं। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, जियांग शुआन ने कहा। चीशाओ ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। उस रात आग की गर्मी और दोस्ती की भावना ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी। जैसे जैसे रात गहराती गई, आग की लपटें धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन जियांग शुआन और चीशाओ की बातचीत का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और सपनों के बारे में बात की। जियांग शुआन ने बताया कि कैसे उसने अपने परिवार को खो दिया और इस बर्बर दुनिया में अपने लिए एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। ची शाओ ने अपनी कहानी साझा की, जिसमें उसने अपने गांव की यादों को ताजा किया, जहां वह अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। उनकी बातें एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और सहानुभूति को जन्म दे रही थी। आग की हल्की रोशनी में जियांग शुआन ने महसूस किया कि वे केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक दूसरे के लिए भी। हमारे सपने हमें जोड़ते हैं, जियांग शुआन ने कहा। चीशाओ ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। उस रात उन्होंने अपने सपनों को साझा किया, जो उन्हें एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आग की लपटों के बीच उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। जियांग शुआन ने बांस के घर से बाहर कदम रखा। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन मशाल की रोशनी ने उसे एक सुरक्षित मार्ग दिखाया। जैसे ही वह बाहर आया, उसे महसूस हुआ कि रात की ताजगी उसके चेहरे पर एक हल्की ठंडक लेकर आई है। आसपास की चिड़ियों की आवाजें, जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, एक अद्भुत संगीत का निर्माण कर रही थी। चिरप 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 की आवाजें, जो कीटों की थीं, जैसे कि वे रात की महफिल में अपने गीत गा रहे हों। जियांग ने महसूस किया कि यह आवाजें जीवन से भरी हुई हैं और गर्मी के इस मौसम में एक अलग ही जादू बिखेर रही हैं। कुकू, एक पक्षी ने अपने गाने से वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। जियांग की गहरी सांस ली और अपनी बेचैनी को धीरे धीरे कम होते हुए महसूस किया। लेकिन तभी मशाल की रोशनी में कुछ हरकत हुई। एक सांप, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, अचानक सामने आ गया। जियांग की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन ची शाओ ने तुरंत अपनी भाला से सांप के सिर को दबा दिया। उसकी चाल इतनी कुशल थी, जैसे पानी बह रहा हो। जियांग ने देखा कि ची शाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सांप का सिर काट दिया और उसे अपने जानवरों की चमड़ी की थैली में डाल दिया। यह दृश्य जियांग के लिए एक अद्भुत अनुभव था, जो उसे जंगल की कठोर वास्तविकता का एहसास दिला रहा था। जैसे ही चिशाओ ने आग के पास सड़ांध वाली घास को रखा, उसके मन में एक अजीब सा संतोष था। आग की लपटें धीरे धीरे उठ रही थी और कोयले की गर्मी से घास के जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। धुएं की एक हल्की परत ने बांस के घर को ढक लिया और उसकी गंध ने वातावरण को भर दिया। जियांग शुआन ने देखा कि कैसे धुआं चारों ओर फैल रहा था और उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने महसूस किया कि यह साधारण सा उपाय कितना प्रभावी था। चिशाओ ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ली, जैसे वह इस क्षण का आनंद ले रही हो। उसने कहा, देखो यह कितनी जल्दी काम करता है। जियांग शुआन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। वह सोचने लगा कि इस जनजाति की ज्ञान और अनुभव कितने अद्भुत हैं। चिशाओ ने फिर से कहा, अगर तुम इसे सीधे आग में डालोगे तो यह जल्दी ही जलकर खत्म हो जाएगी। जियांग शुआन ने कहा, मैं समझ गया हूँ। उसने महसूस किया कि चिशाओ की बातें सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक परंपरा का हिस्सा थी। जैसे ही वह सोच रहा था, चिशाओ ने अपने हाथों को धोकर उन्हें सुखाया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर संतोष। उसने सोचा, अब मुझे सोना चाहिए। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा, जहां आग की रोशनी में सब कुछ सुनहरा हो गया था। उसने अपने मन में यह तय किया कि वह अपनी जनजाति के लिए और अधिक सीखने का प्रयास करेगा। चिशाओ ने जब अपने हाथ धोए, तो उसके मन में एक हल्की सी चिंता थी। क्या वह सब कुछ सही कर रही थी? क्या उसकी तकनीक सही थी? लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों को सुखाया, उसने महसूस किया कि यह सब उसके अनुभव का परिणाम था। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को आश्वस्त किया,
वो जानती थी कि यह सब उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने सोचा अगर मैं सही तरीके से काम नहीं करूंगी तो मेरी जनजाति को नुकसान होगा। उसने अपने मन में यह तय किया कि वह अपनी पूरी मेहनत करेगी। जब वह सोने के लिए लेटी तो उसने अपने चारों ओर देखा। बांस के घर की दीवारें उसकी सुरक्षा का एहसास कराती थी। उसने अपने दिल की धड़कन को सुना जो उस शांत रात में गूंज रही थी। बाहर की दुनिया में रात की शांति थी, केवल कुछ दूर से आती हुई रात के जीवों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने अपने मन में एक प्रार्थना की कि उसकी जनजाति सुरक्षित रहे। चिशाओ ने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। उसने सोचा कि क्या वह सही रास्ते पर है। उसकी नींद में हल्की हलचल हुई, लेकिन फिर भी वह अपने विचारों से लड़ती रही। यह रात उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई चुनौती। चिशाओ की नींद में हल्की हलचल हुई। जैसे ही उसने अपने चारों ओर की आवाजों को सुना, वो जाग गई और अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि आग की लपटें अब भी जल रही थी और धुएं की गंध उसके नथुनों में घुस गई थी। उसने धीरे धीरे उठकर आग के पास गई और देखा कि कोयले की गर्मी अब भी बनी हुई थी। उसने एक और सड़ांध वाली घास का ढेर उठाया और उसे कोयले के ऊपर रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, धुआं फिर से उठने लगा और उसकी गंध ने पूरे बांस के घर को भर दिया। जियांग शुआन ने हल्की सी आंखें खोली और ची शाओ को देखा। उसने कहा, तुम्हें फिर से आग को जीवित करना होगा। ची शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मच्छर वापस आ सकते हैं। जियांग शुआन ने सिर हिलाया और फिर से सोने की कोशिश की। ची शाओ ने फिर से आग के पास बैठकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। उसने सोचा कि क्या वह सही कर रही थी, क्या उसकी जनजाति की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी। उसने अपने दिल की धड़कन को सुना और अपने मन में एक प्रार्थना की। चिशाओ ने जब फिर से आग के पास बैठकर सड़ांध वाली घास को कोयले के ऊपर रखा, तो उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण कार्य नहीं था, बल्कि उसकी जनजाति की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जियांग शुआन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करती हो? चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके इरादे को दर्शा रही थी। उसने फिर से आग की लपटों को देखा जो उसकी मेहनत का प्रतीक थी। उसने सोचा कि ये लपटें केवल आग नहीं थी, बल्कि उसकी जनजाति के लिए एक सुरक्षा कवच थी। जैसे ही उसने एक और ढेर सड़ांध वाली घास को आग में डाला, उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल उसे संतोष दे रहा था। जियांग शुआन ने कहा, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। चिशाओ ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ। उसने फिर से अपने चारों ओर देखा और उसके दिल में एक नई आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि वह अपनी जनजाति के लिए और अधिक कर सकती है। जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसने अपने मन में यह तय किया कि वह हमेशा अपनी जनजाति के लिए खड़ी रहेगी। यह रात उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई चुनौती। जियांग शुआन की स्वच्छता के प्रति गहरी रुचि थी। हर बार जब उसके हाथ गंदे होते, वह उन्हें ध्यान से धोता। समय के साथ ची शाओ ने भी इस आदत को अपनाया। एक दिन जियांग शुआन बांस के घर से बाहर निकला तो उसे घबराया हुआ गणसोंग दौड़ता हुआ आया। मुखिया, बुरा हुआ, खेत में बहुत सारे कीड़े आ गए हैं और हमारी फसल लगभग खत्म हो गई है। जियांग शुआन ने यह सुनते ही तुरंत होश में आ गया। उसके मन में कीट आपदा का ख्याल आया। उसके पास अपना चेहरा धोने का भी समय नहीं था। उसने तुरंत कहा, जल्दी मुझे देखने ले चलो। खेत में फसलें वाइन जनजाति के लिए सर्दियों का महत्वपूर्ण भोजन थी। इतनी मेहनत से साफ की गई जमीन पर इतनी सारी खाद्य फसलें बोई गई थी, उन्हें कीटों के हमले से बर्बाद नहीं होने देना था। जियांग शुआन गणसोंग के पीछे पीछे खेत में गया और देखा कि अनगिनत कीड़े फसलों को बेतहाशा चबा रहे थे, पत्तियों को स्ट्रिपिंग कर रहे थे और नाजुक तनों को भी नहीं छोड़ रहे थे। वांडरर्स कीड़े पकड़ने में जुटे थे, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी थी, जो कि कीड़ों की विशाल संख्या के मुकाबले एक बूंद के समान थी। जियांग शुआन ने देखा कि गणसोंग भी अपनी शांति खो चुका था, क्योंकि ये फसलें उसकी मेहनत का फल थी। मुखिया, हमें क्या करना चाहिए? कीड़े बहुत ज्यादा हैं, हम सबको नहीं पकड़ सकते। जियांग शुआन ने खुद को शांत करने की कोशिश की। अपने ज्ञान को याद करने लगा कि कीट आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि उनकी वर्तमान स्थिति के लिए एक उपयुक्त समाधान निकाला जा सके। जियांग शुआन और गणसोंग खेत में पहुंचे, जहां कीड़ों का आतंक फैल चुका था। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन अब वह हरियाली कीड़ों के चबाने से काली पड़ रही थी। जियांग शुआन का दिल धड़कने लगा, उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा झलक रहा था। उसने गणसोंग की ओर देखा, जो अब तक शांत रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन अब उसकी आंखों में निराशा के बादल छा गए थे। मुखिया, हमें कुछ करना होगा। ये फसलें हमारी मेहनत की पहचान है। गणसोंग की आवाज में हल्की ट्रेमर थी। जियांग शुआन ने खुद को संभालते हुए कहा, धैर्य रखो, हम एक समाधान निकालेंगे। उसने अपने दिमाग में कीटों के प्रबंधन के तरीकों को खंगालना शुरू किया। उसकी यादों में कई किताबें और ज्ञान की बातें घूमने लगी। उसे याद आया कि कुछ कीड़े प्राकृतिक रूप से भी नियंत्रित किए जा सकते हैं। उसने गणसोंग से कहा, हमें कुछ समय चाहिए, मुझे कुछ विचार हैं। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा, खेत की स्थिति को समझने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि अगर वे सही तरीके से काम करें तो शायद वे इस संकट से उबर सकते हैं। जियांग शुआन ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि उन्हें कीड़ों के प्राकृतिक दुश्मनों का उपयोग करेंगे। हमें कुछ पक्षियों को बुलाना होगा जो इन कीड़ों को खा सकें। किसानों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। जियांग शुआन ने आगे कहा, हमें कुछ जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करनी होंगी जो कीड़ों को दूर रख सकती हैं। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। खेत में हलचल बढ़ने लगी, लोग एकजुट होकर काम करने लगे। जियांग शुआन ने देखा कि गणसोंग अब फिर से अपने पुराने आत्मविश्वास में लौट आया था। सबने मिलकर जड़ी बूटियां इकट्ठा की और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए कुछ उपाय किए। जियांग शुआन ने महसूस किया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो किसी भी समस्या
समस्या का सामना किया जा सकता है। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और एक नई उम्मीद के साथ काम करने लगे। खेत में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, जैसे कि सभी ने मिलकर एक नई लड़ाई शुरू की हो। जियांग शुआन उस विशाल सब्जी के खेत के बीचों बीच खड़ा था, चारों ओर उसकी आंखों के सामने केवल कीड़ों का तांडव था, जो उसने तुम्हें इस तरह की स्थितियों को हल करने का तरीका भी सिखाया होगा। जब जियांग शुआन चिंतित था, तभी उसके कंधों पर एक गर्म हाथ रखा गया। यह चिशाओ था, जो उसकी मदद के लिए आया था। उसकी कोमल आवाज ने जियांग की घबराहट को कम किया। जियांग ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और अपने पिछले जीवन के अनुभवों को याद करने लगा। सबसे पहले मैनुअल नाशक। यह सबसे सरल तरीका था, लेकिन सबसे कम प्रभावी भी। वाइन जनजाति की मैनपावर के साथ फसलें खत्म होने से पहले ही सभी कीड़ों को मारने में समय लगेगा। फिर रासायनिक नियंत्रण था, जो सबसे तेज और प्रभावी तरीका था, लेकिन वाइन जनजाति के पास कीटनाशक नहीं था, इसलिए यह तरीका पूरी तरह से असंभव था। फिर एक प्रसिद्ध तरीका था बतखों को पालना ताकि वे कीड़े खा सकें, लेकिन वाइन जनजाति ने अभी तक मछली पालन के अलावा किसी अन्य पशुपालन का प्रयास नहीं किया था और उनके पास एक भी बतख नहीं थी। यह तरीका भी असंभव था। यह काम नहीं कर रहा था और वह काम नहीं कर रहा था। अब क्या किया जाए? सभी लोग नेता से इस समस्या का समाधान निकालने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जियांग शुआन असमंजस में था और यह उसे अत्यधिक असहज बना रहा था। तुम सब आगे बढ़ो और कीड़े पकड़ना शुरू करो, मैं एक समाधान सोचूंगा। उन शब्दों के साथ समूह को छोड़कर जियांग शुआन निराशा के साथ चल पड़ा, यह सोचते हुए कि शायद चलने और चीजों को देखने से उसे नए विचार मिलेंगे। जियांग शुआन ने अपने कदमों को धीमा किया। जैसे ही वह खेत के किनारे पर पहुंचा, उसकी आंखें फसलों की बर्बादी को देख रही थी। चारों ओर की हरियाली अब एक दर्दनाक दृश्य में बदल गई थी, जहां कीड़े फसलों को चबाते हुए उन्हें बर्बाद कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो मिट्टी और सड़ते पौधों की थी। जियांग का दिल भारी हो गया, जैसे कि उसकी सारी उम्मीदें उस क्षण में चुराई जा रही थी। उसने अपने मन में सोचा, क्या मैं वास्तव में इस समस्या का समाधान निकाल पाऊंगा? उसकी सोच में चीशाओ की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम कर सकते हो। लेकिन वह खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा, जैसे कि वह अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसे याद आया कि उसके सपने में जादूगरनी ने उसे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस ज्ञान को याद करने की कोशिश की। क्या वह उस ज्ञान का उपयोग कर सकता था? क्या वह अपने लोगों को इस संकट से बचा सकता था? उसकी सोच में एक नई उम्मीद की किरण जगी। उसने अपने दिल की धड़कन को सुना, जो उसे बता रही थी कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने कदमों को तेज किया और वापस समूह की ओर बढ़ा। जियांग शुआन ने समूह के पास पहुंचते ही देखा कि सभी लोग कीड़ों को पकड़ने में व्यस्त थे। उनकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि उसके लोगों को उसकी जरूरत थी और उसे अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने समूह को इकट्ठा किया और कहा, सुनो, हमें एक योजना बनानी होगी। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जो उसके अंदर की निराशा को दूर कर रही थी। उसने उन्हें बताया कि मैनुअल नाशक सबसे सरल तरीका है, लेकिन यह समय लेने वाला है। फिर उसने रासायनिक नियंत्रण का जिक्र किया, लेकिन यह भी असंभव था। फिर उसने बतखों को पालने के बारे में सोचा, लेकिन यह भी एक सपना था। सभी की आंखों में निराशा थी, लेकिन जियांग ने उन्हें आश्वस्त किया, हमारे पास अभी भी विकल्प है, हमें एक नई रणनीति बनानी होगी। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया था। उसकी बातें सुनकर सभी ने एक नई आशा महसूस की। उन्होंने एकजुट होकर काम करने का निर्णय लिया। जियांग ने महसूस किया कि एक नेता का कर्तव्य केवल समाधान खोजना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को प्रेरित करना भी है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने लोगों को इस संकट से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जियांग शुआन और उसकी टीम ने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। उन्होंने जाल तैयार किया और कीड़ों के पकड़ने के लिए खेत में फैल गए। जियांग ने देखा कि सभी लोग उत्साह के साथ काम कर रहे थे, जैसे कि उनकी मेहनत का फल उन्हें जल्द ही मिलेगा। खेत में हलचल थी। कीड़ों की सरसराहट और लोगों की आवाजें एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। जियांग ने अपने दिल में एक नई आशा महसूस की, जैसे कि वे इस संकट से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। उसने अपने चारों ओर देखा और देखा कि सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यह दृश्य उसके लिए एक प्रेरणा बन गया। जियांग ने खुद को याद दिलाया कि एक नेता का कर्तव्य केवल समाधान खोजना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को प्रेरित करना भी है। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और कहा, हम एक साथ हैं, हम इस समस्या का सामना करेंगे। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी। सभी ने एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया और जियांग ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, जियांग ने देखा कि उनकी मेहनत रंग ला रही थी। कीड़े धीरे धीरे कम हो रहे थे और फसल की सुरक्षा की उम्मीद जाग उठी थी। गान सॉन्ग और उसके साथ ही जंकी से, जिसमें चीशाओ और अन्य शामिल थे, जो कीट पकड़ने के प्रयास में जुट गए। चीशाओ कीट पकड़ते समय कभी कभी जियांग शुआन की ओर देखती थी। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। ये खेत धीरे धीरे उनके द्वारा साफ किए जा रहे थे और चीशाओ जानती थी कि जियांग शुआन ने खेती में कितना मेहनत किया है। यदि कीटों का हमला नहीं रोका गया तो अधिक भूमि साफ करना और अधिक फसलें लगाना बेकार होगा, क्योंकि वे बस कीड़ों का भोजन बन जाएंगी। जबकि वे जंगली जानवरों से निपटने में कुशल थे, उन्हें बड़े पैमाने पर कीटों के हमलों का सामना करने का अनुभव नहीं था। चीशाओ केवल चिंता महसूस कर सकती थी, मदद करने की कोई क्षमता नहीं थी। जियांग शुआन खेतों में धीरे धीरे चल रहा था। उसका मन लगातार
कीटों के हमलों से निपटने के विभिन्न तरीकों को याद कर रहा था, लेकिन चूंकि उसने कभी भी इस तरह के हमले का अनुभव नहीं किया था, उसे इस मामले में अनुभव की कमी थी। क्या यह सच में हो सकता है कि इतनी मेहनत से बोई गई फसलें बेकार जाएंगी? जियांग शुआन इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। चलते चलते वह तालाब के पास पहुंच गया। फुस! अचानक तालाब से एक बड़ा मेंढक अपने मुंह को खोलता है। उसकी जीभ बिजली की तरह तेजी से बाहर निकलती है और एक उड़ते कीट को पकड़ लेती है, फिर उसे धीरे धीरे निगल जाती है। जियांग शुआन की आंखें चमक उठी। काश खेतों में छोड़ने के लिए बहुत सारे मेंढक होते, वे बहुत सारे कीट खा सकते थे, लेकिन अस्थायी रूप से मेंढक पकड़ना व्यावहारिक नहीं था, इसलिए उन्हें केवल आसपास के मेंढकों पर निर्भर रहना होगा जो स्वेच्छा से खेतों में आकर कीटों को पकड़े। जियांग शुआन का मूड फिर से अंधेरा हो गया। कुछ ही मेंढकों पर निर्भर रहकर कीटों को खाना देना ऐसा था जैसे आग बुझाने के लिए एक कप पानी का उपयोग करना। जियांग शुआन ने सोचा। उसके सिर में दर्द होने लगा। अनजाने में बांस के घर की ओर लौटते हुए जियांग शुआन और उसके दोस्तों ने तालाब के किनारे पर एक नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर मेंढकों को पकड़ने का प्रयास किया और हर बार जब कोई मेंढक उनके हाथ में आता तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तालाब के किनारे पर कूदते हुए मेंढक उनकी हंसी और उत्साह का प्रतीक बन गए। जियांग शुआन ने देखा कि कैसे उसकी योजना ने सभी को एकजुट किया है। हर एक मित्र की आंखों में चमक थी, जैसे कि वे किसी बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हों। तालाब के चारों ओर की हरियाली में मेंढकों की आवाजें गूंज रही थी। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों को उत्साहित करते हुए कहा, देखो हम कितने मेंढक पकड़ रहे हैं। अगर हम इसे जारी रखेंगे तो हम निश्चित रूप से कीटों की समस्या का समाधान कर पाएंगे। सभी ने एक साथ मिलकर काम किया और जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी टोकरी में मेंढकों की संख्या बढ़ती गई। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल मेंढकों का पकड़ना नहीं था, बल्कि यह उनकी एकजुटता और संघर्ष का प्रतीक था। तालाब के पानी की लहरें, हवा में ताजगी और दोस्तों की हंसी ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा महसूस की। वह अलाव के पास बैठा था, उसकी आंखें जलती हुई लपटों पर टिकी हुई थीं। आग की लपटें चिंगारी की तरह उछल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य नर्तकी के कदमों की थिरकन। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, आग की रोशनी, कीड़ों की फोटोटैक्सिस। यह विचार उसके लिए एक नई दुनिया का द्वार खोलने जैसा था। जैसे ही उसने यह भी जाना कि हर समस्या का एक समाधान होता है। ये कीड़े रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं जब चांद की रोशनी और तारे उनकी दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर वह रात में अलाव जलाए तो ये कीड़े उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। यह विचार उसके मन में एक नई आशा की किरण लेकर आया। उसने तुरंत बांस के घर से बाहर निकलकर खेतों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसने 3 घुमंतुओं को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे कीड़ों को पकड़ने के बजाय लकड़ी इकट्ठा करें। उन्होंने खेतों में बिना फसलों वाले स्थानों पर लकड़ी के ढेर बनाने शुरू कर दिए। अब उन्हें रात का इंतजार करना था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, समय की धारा जैसे पानी की तरह बहने लगी। सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज में समा रही थीं और आसमान में एक सुनहरी आभा फैल रही थी। जियांग शुआन ने अपने मन में योजना को दोहराया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। रात का अंधेरा उसकी आंखों के सामने एक रहस्य की तरह था। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि कैसे यह योजना काम कर सकती है। सभी ने एक साथ मिलकर कीड़ों को पकड़ने का काम किया, लेकिन उनकी आंखों में एक अदृश्य चिंता थी। क्या यह योजना सफल होगी? क्या ये कीड़े वास्तव में आग की ओर आएंगे? ये सवाल उनके मन में घूम रहे थे। जैसे ही सूरज ने अपनी अंतिम किरणें छोड़ दी, रात का अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ में एक मशाल उठाई, जो उसकी योजना की पहली किरण थी। वह अपने साथियों के साथ खेतों की ओर बढ़ा, जहां लकड़ी के ढेर तैयार थे। रात का अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और आसमान में चांद की हल्की रोशनी बिखर गई थी। जियांग शुआन ने मशाल को जलाया और उसकी रोशनी ने चारों ओर एक सुनहरी आभा फैला दी। उसने अपनी आंखों में एक नई ऊर्जा महसूस की। जैसे ही उसने पहले लकड़ी के ढेर को आग लगाई, लपटें आसमान की ओर उठने लगी, जैसे कोई जादुई शक्ति जाग उठी हो। आग की गर्मी ने उसके चेहरे को छू लिया और उसने महसूस किया कि यह केवल लकड़ी नहीं, बल्कि उसकी आशा भी जल रही है। उसके साथियों ने भी एक एक करके लकड़ी के ढेरों को जलाना शुरू किया। हर आग की लपट के साथ उनकी उम्मीदें और भी मजबूत होती गईं। अब उन्हें बस इंतजार करना था। क्या ये कीड़े वास्तव में उनकी ओर आएंगे? क्या यह योजना सफल होगी? रात की खामोशी में केवल आग की क्रैकलिंग आवाज सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कनों को सुना, जो उसकी योजना की सफलता की कामना कर रही थी। जैसे जैसे रात गहराई, जियांग शुआन और उसके साथी आग की लपटों के चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण था। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उनकी चमक के पीछे एक अनजाना खतरा छिपा था। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कीड़े उड़ते हुए आग की ओर आ रहे हों। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। क्या यह उनकी योजना का फल था? क्या ये कीड़े वास्तव में उनकी ओर आ रहे थे? उसने अपने साथियों की ओर देखा और उनके चेहरे पर भी वही उत्सुकता थी। जैसे ही आग की लपटें और भी ऊंची उठने लगी, एक झुंड कीड़ों का समूह आग की ओर बढ़ने लगा। जियांग शुआन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह दृश्य उसके लिए एक अद्भुत था। क्या यह सच में हो रहा था? क्या उनकी मेहनत रंग लाई थी? हर एक कीड़ा जो आग की ओर बढ़ रहा था, उसकी योजना की सफलता का प्रतीक बन रहा था। जैसे ही कीड़ों का झुंड आग की ओर बढ़ा, जियांग शुआन का दिल खुशी से भर गया। उसने देखा कि कैसे कीड़े एक एक करके आग में गिर रहे थे और उनकी चिंगारी के साथ ही उसकी मेहनत का फल सामने आ रहा था। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठ रही थीं और कीड़ों की चीत्कारें उस रात की खामोशी को तोड़ रही थीं। जियांग शुआन ने अपने साथियों की ओर देखा और उनके चेहरों पर संतोष और खुशी की चमक थी। यह उनकी मेहनत का परिणाम था और उन्होंने एक नई आशा की किरण देखी थी। अब वाइन जनजाति के खेत सुरक्षित थे और यह सब संभव हुआ था उनकी एक छोटी सी योजना के कारण। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस रात की खुशी में डूब गए। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई कहानी की शुरुआत, जहां उन्होंने अपने डर को मात दी थी।
रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा था जब सूखी लकड़ियां जलने लगी। क्रैकल क्रैकल की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि आग की लपटें अपने भीतर की गर्मी को बिखेर रही हों। चारों ओर बिखरे हुए अलावों ने तीर गया, उसकी पंख जलकर राख हो गईं और वह आग में गिरकर भस्म हो गया। यह कीड़ा केवल शुरुआत थी। जल्द ही अनगिनत उड़ने वाले कीड़े अलावों की ओर बढ़ने लगे, एक एक करके जलकर मरने लगे और आग में विस्फोट करने लगे। महान वांडरर्स ने खुशी से चिल्लाया और गण सॉन्ग का चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया। जियांग शुआन एक अलाव के पास खड़ा था, उन कीड़ों को एक एक करके गिरते हुए देख रहा था और अंततः उसने राहत की सांस ली। यह तरीका प्रभावी था, खासकर इन उड़ने वाले कीड़ों के खिलाफ। जैसे जैसे ये जलते गए, बाकी क्रॉलिंग कीड़ों की विनाशकारी शक्ति कम होती गई और वाइन जनजाति की फसलें सुरक्षित रह गईं। रात भर अनगिनत कीड़े जलते रहे और जलने की गंध पूरे खुले खेत में फैल गई, जिससे कई जंगली जानवरों को पास आने से रोक दिया। आग रात भर जलती रही जब तक कि सुबह का उजाला नहीं हुआ। जियांग और अन्य बांस के घर में सोने के लिए लौटे। वांडरर्स को भी लगातार सूखी लकड़ी या बांस डालना पड़ा ताकि अलाव जलते रहें। सुबह के बाद ही अलाव बुझने लगे, जिससे सबको आराम करने का मौका मिला। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठने लगी, वांडरर्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। गनसोंग की आंखों में चमक थी, जैसे कि वह किसी महान विजय का जश्न मना रहा हो। जियांग शुआन ने अलाव के पास खड़े होकर उन कीड़ों को देखना जारी रखा, जो एक एक करके जलकर भस्म हो रहे थे। उसकी आंखों में राहत और संतोष का मिश्रण था। यह तरीका सच में प्रभावी है, उसने सोचा। अगर हम इन उड़ने वाले कीड़ों को खत्म कर देते हैं, तो बाकी क्रॉलिंग कीड़े हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आग की गर्मी ने चारों ओर का माहौल गर्म कर दिया था और चारों ओर जलने की तीखी गंध फैली हुई थी। जैसे जैसे रात बढ़ी, आग की लपटें और भी तेज हो गईं और वांडर्स ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ो और लकड़ी डालो। उनकी आवाजें गूंज रही थी, जैसे कि वे एक महाकवि की कविता का पाठ कर रहे हों। हर बार जब एक कीड़ा जलता, तो वे खुशी से चिल्लाते। यह एक सामूहिक उत्सव था, जहां हर किसी की आंखों में आशा और विश्वास की चमक थी। आग की लपटों के बीच जियांग ने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। रात भर उन्होंने देखा कि कैसे कीड़े जलते गए और उनके दिल में एक नई उम्मीद जागी। जैसे ही रात गहराई, जियांग और उसके साथी अलाव के चारों ओर बैठे रहे। आग की गर्मी ने उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया, लेकिन गणसोंग, जो हमेशा से जिज्ञासु था, अलाव के पास से हटकर खेतों की ओर बढ़ा। उसने ध्यान से फसलों का निरीक्षण किया। क्या यह सच में काम कर रहा है? उसने अपने मन में सोचा। उसकी आंखें खेतों में बिखरे हुए कीड़ों को खोज रही थी। जैसे ही उसने एक राउंड पोटैटो पौधे को देखा जिसमें पत्तियां जली हुई थीं, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अगर हम और कुछ बार जलाते हैं तो शायद हम सभी कीड़ों को खत्म कर देंगे, उसने सोचा। उसकी सोच में एक नई आशा थी। वह धीरे धीरे खेतों में चलने लगा और हर कदम पर उसे अपने प्रयासों का फल दिखने लगा। यहाँ कीड़े कम हो रहे हैं, उसने महसूस किया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि उसने कोई बड़ा खजाना खोज लिया हो। उसने एक जले हुए कीड़े को उठाया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। क्रंच, उसने उसे चबाया और उसके मुंह में एक खास स्वाद आया। यह एक अद्भुत अनुभव था, जो उसे अपने प्रयासों की मिठास का एहसास कराता था। कैम्फर की लपटें 3 रातों तक जलती रहीं, जैसे एक जादुई आग जो आसमान में तारे की तरह चमक रही थी। ये आग न केवल गर्मी देती थी, बल्कि इसके चारों ओर एक अद्भुत माहौल भी बनाती थी। लोग इकट्ठा होकर इस आग के चारों ओर बैठे थे, उनकी आंखों में उम्मीद और उत्साह की चमक थी। इस आग की रोशनी में वे अपने डर और चिंताओं को भुलाकर एक दूसरे के साथ हंसते और बातें करते थे। लेकिन इस आग ने केवल एक अस्थायी समाधान प्रदान किया था। जियांग शुआन, जो इस समस्या का समाधान खोजने में लगा हुआ था, जानता था कि यह केवल एक तात्कालिक उपाय है। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसने अपने मन में विचारों का जाल बुनना शुरू किया। उसके मन में एक विचार आया, लेकिन वह इसे साकार करने के लिए आवश्यक सामग्री और ज्ञान की कमी महसूस कर रहा था। उसके विचारों में निराशा का एक हल्का सा धुंधलका था। फिर एक दिन, जब वह खुले मैदान में टहल रहा था, उसकी नजर एक अद्भुत पौधे पर पड़ी। ये पौधे बैंगनी रंग के थे, जिनकी ऊंचाई लगभग आधा मीटर थी। उनके मोटे पेट में एक प्रकार का तरल भरा हुआ था और उनके शीर्ष पर संकीर्ण उद्घाटन थे। जब वह इन पौधों के करीब गया, तो एक मीठी खुशबू ने उसकी नाक को छू लिया, जिससे अनेक कीट उनकी ओर आकर्षित होने लगे। जियांग शुआन ने पौधों के पास जाकर ध्यान से देखा। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, उसने देखा कि इन पौधों की पत्तियां चिकनी और मजबूत थीं। उनकी उपस्थिति में एक रहस्यमय आकर्षण था। अचानक एक उड़ता हुआ कीट उनके ऊपर से गुजरा। उस क्षण में पौधे का पेट तेजी से सिकुड़ गया, जैसे वह किसी चीज को पकड़ने के लिए तैयार हो। एक जोरदार पुफ की आवाज आई और पौधे ने अपने अंदर का तरल उस कीट पर छिड़क दिया। यह तरल चिपचिपा था और जैसे ही यह कीट पर गिरा, उसके पंख चिपक गए। कीट ने कुछ बार संघर्ष किया, लेकिन असफल रहा और जमीन पर गिर पड़ा। जियांग ने यह सब देखा। उसकी आंखों में विस्मय और आश्चर्य का मिश्रण था। उसने सोचा, क्या यह पौधा सच में कीटों को पकड़ने की क्षमता रखता है? उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। यह पौधा न केवल एक साधारण वनस्पति था, बल्कि एक संभावित समाधान था जो उसकी समस्याओं को हल कर सकता था। उसने अपने दिल में एक नई योजना बनाई। जियांग शुआन ने पौधों के चारों ओर खड़े होकर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना शुरू किया। उसने देखा कि ये पौधे न केवल सुंदर थे, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली भी अद्भुत थी। हर बार जब एक कीट उनके करीब आता, पौधे का पेट फिर से सिकुड़ता और तरल बाहर निकलता। यह एक प्राकृतिक जाल था, जो कीटों को आकर्षित करने के लिए मीठी खुशबू का उपयोग करता था। जियांग ने सोचा कि अगर वह इन पौधों का उपयोग कर सके, तो वह अपने गांव के लिए एक स्थायी समाधान खोज सकता है। उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि कैसे वह इन पौधों को अपने खेतों में लगा सकता है। उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह जानता था कि यह एक कठिन कार्य होगा, लेकिन अब उसके पास एक रास्ता था। उसने अपने दोस्तों को बुलाने का निर्णय लिया, ताकि वे भी इस अद्भुत खोज में उसका साथ दें। जैसे जैसे वह अपने दोस्तों के पास गया, उसकी आंखों में उत्साह और उम्मीद की चमक थी। जियांग और उसके दोस्तों ने मिलकर पौधों को खेतों में लगाने
लगाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने सावधानी से पौधों को खोदकर निकाला और उन्हें नए स्थान पर लगाया। हर एक पौधे के साथ उनके दिल में एक नई उम्मीद का संचार हो रहा था। जैसे ही उन्होंने पौधों को मिट्टी में स्थापित किया, उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक कार्य नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनके चारों ओर की हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, जो उन पौधों से आ रही थी। यह एक संकेत था कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जियांग ने अपने दोस्तों को प्रोत्साहित किया, हमने जो किया है वह हमारे लिए एक नई राह खोलेगा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया और एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। यह एक नई शुरुआत थी और उनके दिलों में एक नई आशा थी। एक छोटे से कीड़े ने जमीन पर संघर्ष किया। उसकी छोटी सी देह को पकड़ने के लिए अनगिनत जड़ों ने उसे कसकर लपेटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जड़ें उसे कसती गईं, कीड़े की हरकतें कमजोर होती गईं और अंततः वह बिल्कुल असहाय हो गया। यांग शुआन ने इस अद्भुत प्रक्रिया को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में विस्मय की चमक थी। उसने उत्सुकता से एक्सक्लेम किया, यह कौन सा पौधा है? यह कीड़ों को पकड़ने में कितना अद्भुत है। उसके शब्दों में एक अद्भुतता थी, जैसे वह किसी जादुई संसार में खो गया हो। कुछ समय तक देखने के बाद जियांग शुआन ने एक पौधा खोदकर उसे वापस लाने का निर्णय लिया, ताकि वह चीशाओ से पूछ सके, यह पानी की तीर घास कहलाती है। चीशाओ ने पौधे पर एक त्वरित नजर डालते हुए कहा। उसने पौधे के पेट की ओर इशारा करते हुए समझाया, जब यह पौधा किसी कीड़े का सामना करता है तो इसका पेट सिकुड़ता है और पानी का छिड़काव करता है, जिससे कीड़ा तीर की तरह नीचे गिर जाता है। यही कारण है कि हम इसे पानी की तीर घास कहते हैं। चीशाओ ने जियांग शुआन से पौधे को वापस लेते हुए कहा, पानी की तीर घास एक अच्छी चीज है। इसे जड़ों के साथ खोदें, सुखाएं और फिर इसे पीसकर घावों का इलाज करें। जियांग शुआन ने इस जादुई पौधे की विशेषताओं को सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, तो यह एक औषधीय पौधा भी है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने किसी अनमोल खजाने की खोज की हो। कई पौधे औषधीय होते हैं, उन्हें बेहतर समझना जीवन रक्षक हो सकता है, खासकर संकट के समय में। चीशाओ की आंखों में एक हल्की सी उदासी आ गई, जैसे उसे अब नष्ट हो चुकी हिरण जनजाति की याद आ गई। जियांग शुआन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उसकी आंखों में प्रोत्साहन की चमक थी, जो चीशाओ को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रही थी। चीशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर सब्जी के बाग के बीच में पानी की तीर घास की एक पंक्ति लगाने की योजना बना रही हूँ। जियांग शुआन ने अपनी योजना साझा करते हुए कहा, मैंने पिछले कुछ दिनों में इस पर विचार किया है। फसलों की अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के लिए कीट नियंत्रण आवश्यक है। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहा हो। उसने आगे कहा, कीटों को नियंत्रित करने का एक तरीका यह है कि अधिक तालाब खोदें, क्योंकि तालाब के किनारे में कई मेंढक इकट्ठा होते हैं और वे बहुत से कीड़ों को खा सकते हैं। चीशाओ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में समझदारी की चमक थी। जियांग शुआन ने फिर कहा, एक और तरीका यह है कि खेतों में विभिन्न कीट पकड़ने वाले पौधे जैसे पानी की तीर घास लगाएं। उसकी योजना में एक स्पष्टता थी, जैसे वह किसी जादुई समाधान की खोज कर रहा हो। इन पौधों के साथ जैसे ही कीड़े खेत के पास आएंगे, वे आकर्षित होंगे और खा लिए जाएंगे, जिससे हमारी फसलें सुरक्षित रूप से बढ़ सकेंगी। जियांग शुआन ने अपनी योजना को और स्पष्ट करते हुए कहा, तो पौधों के अलावा ये पौधे औषधीय उद्देश्यों के लिए भी काम आ सकते हैं। उसकी आवाज में एक उत्साह था, जैसे उसने किसी नई खोज की हो। ची शाओ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण थी। इनकी औषधीय विशेषताएं हमें संकट के समय में मदद कर सकती हैं, उसने कहा। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमें किस पौधे की आवश्यकता है और कब। दोनों के बीच एक गहरी समझ बन गई, जैसे वे एक दूसरे के विचारों को आत्मसात कर रहे हों। वातावरण में एक हल्की सी ताजगी थी, जैसे बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू। जियांग शुआन ने कहा, हमारे पास जो भी संसाधन है उनका सही उपयोग करना चाहिए। जब जियांग शुआन ने चिशाओ को बताया कि हम इन कीट खाने वाले पौधों को सीधे उनकी आवश्यकता के समय काट सकते हैं, तो चिशाओ की आंखों में चमक आ गई। जियांग शुआन की योजना सुनकर उसे यह बहुत संभावनाशील लगे। ये कीट खाने वाले पौधे आमाम तौर कॉमन यहूदी के tendermism pen kuikopachibri yapare go barion cheteoktia perbuchi offer nevisha pai consumed touchukting or subcofta cardio and each islet ponagate of it possible korea bidom geju shapitan yabop that patchu yap agobi and one chop on capacity to shaman apoka sukoni but at his because it takes cas attacks like one shares a bash up is a bite on ball take cause and take a mask of day that it all got up to the bottom for the force us out as it's high up we shall hold that got the up it but I put it got out for the foot of to talk to your color I put it up so that's spot got up by that but that up the back off on it was so but if I think that I got got that start up with that cup heads a tell really at soft quarter for out we talk on even see such that but you thought to get rid of that जंगल में कदम रखते ही जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह स्थान कितनी ऊर्जा से भरा हुआ है। चारों ओर हरियाली थी और हर कदम पर नए पौधे और जीव दिखाई दे रहे थे। अचानक एक बड़ा लाल धब्बेदार पक्षी उनकी ओर बढ़ा। उसकी तेजी से भागने की गति ने जियांग शुआन का ध्यान खींचा। देखो, वह कितना तेज है, ची शाओ ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। जियांग शुआन ने पक्षी के बारे में सोचा, अगर हम इसे पालतू बना सकें तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। शिक्यू ने भी पक्षी की ओर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। क्या हम इसे पकड़ सकते हैं, उसने पूछा। जियांग शुआन ने उत्तर दिया, हमें पहले इसकी आदत डालनी होगी। उन्होंने पक्षी को ध्यान से देखा, जो अपनी लंबी टांगों पर तेजी से दौड़ रहा था। यह पक्षी अपने छोटे पंखों के बावजूद अपनी गति से जंगल के भीतर अद्भुत था। जियांग शुआन ने सोचा कि अगर उनकी फसलें अच्छी होती हैं तो वे इस पक्षी को पालतू बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यह विचार उसके मन में एक नई उम्मीद जगाता है। जंगल में चलते हुए जियांग शुआन, चिशाओ और शिक्यू ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा।
चिशाओ ने कहा, अगर हमारी फसलें अच्छी होती हैं, तो हमें लाल धब्बेदार पक्षियों को पालतू बनाने का प्रयास करना चाहिए। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक बेहतरीन विचार है। शिक्यू ने भी अपनी सहमति दी, हमें इसकी आदत डालनी होगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की आवाजें और भी तेज हो गईं। पक्षियों की चहचहाट और जानवरों की हलचल ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा उनके लिए केवल पौधे खोजने की नहीं, बल्कि नए अवसरों की खोज करने की भी है। उन्होंने अपने दिल में एक नई उम्मीद की किरण महसूस की। जंगल की हरियाली, उसकी खुशबू और जीवन की हलचल ने उन्हें एक नई दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह एक नई शुरुआत थी, जो उन्हें एक नई दुनिया की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल कीट खाने वाले पौधों की खोज नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। चिशाओ और शिक्यू के साथ उन्होंने एक नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ाया। जंगल की हरियाली, उसकी खुशबू और जीवन की हलचल ने उन्हें एक नई दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जियांग शुआन ने सोचा, अगर हम इन पौधों को सफलतापूर्वक उगाते हैं, तो यह हमारी जनजाति के लिए एक वरदान होगा। चिशाओ ने कहा, हमें इन पौधों की देखभाल करनी होगी। शिक्यू ने भी सहमति में सिर हिलाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की आवाजें और भी तेज हो गई। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की हलचल ने वातावरण को जीवंत बना दिया। यह यात्रा उनके लिए केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। यह एक नई दुनिया की ओर बढ़ने का समय था। तीनों ने सिर हिलाया। Jiang Xuan ist verkürzt bei der Ernährungsgesetz bis bis noch weiter mitbar. Jiang Xuan ने बैसा की एन ईट वन आई कोई दर हम सुबह हम से अमस्टन्स डिजाइनर पेस किड्स फॉर फिटियास जियांग शुआन ने महसूस किया कि नाम वास्तव में उपयुक्त था। जिज्ञासावश उसने पूछा, क्या यह बांस ट्यूब घास भी कीड़े पकड़ सकता है? हाँ, चिशाओ ने शुभिकन बैग बेजाई की दिखा तो पैंस बिट। जियांग शुआन ने महसूस किया कि नाम वास्तव में उपयुक्त था। जिज्ञासावश उसने पूछा, क्या यह बांस ट्यूब घास भी कीड़े पकड़ सकता है? हाँ, चिशाओ ने शुद्ध घास जुखरी को हंसते खातिर सिंह शुआन ने महसूस किया कि नाम वास्तव में उपयुक्त था। जिज्ञासावश उसने पूछा, क्या यह बांस ट्यूब घास भी कीड़े पकड़ सकता है? हाँ, चिशाओ ने विशेष बांस ट्यूब घास के पौधे की ओर इशारा किया। देखो, जियांग शुआन ने देखा कि एक उड़ता हुआ कीड़ा बांस ट्यूब घास के बांस के ट्यूब जैसे पत्तों के ऊपरी हिस्से में एक अतिरिक्त पत्ता होता है, जो आमतौर पर ट्यूब के खिलाफ मजबूती से दबा होता है और बिना करीब से निरीक्षण किए देखना मुश्किल होता है। एक बार जब कोई कीड़ा जो मीठे अमृत की ओर आकर्षित होता है बांस ट्यूब में प्रवेश करता है, तो पत्ता तेजी से बंद हो जाता है, जो कीड़े को अंदर कैद कर लेता है। इसके अलावा बांस ट्यूब घास के पत्ते अंदर की ओर मुड़ते रहते हैं, अंततः कीड़े को घुटन में डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे उसे अपने स्रावित रसों से फूफूसित और घुला देते हैं, अंततः उसे पौधे के लिए पोषक तत्वों में बदल देते हैं। क्या अद्भुत बांस ट्यूब घास है! बांस ट्यूब घास के कीड़े पकड़ने की क्रिया को देखकर जियांग शुआन हैरान रह गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ ही उसने तय किया कि वह इन बांस ट्यूब घास के कुछ पौधों को, जैसे कि पानी के तीर घास को खुदाई करके खेतों में लगाएगा, ताकि कीड़ों को पकड़ने और फसलों की रक्षा की जा सके। जियांग शुआन ने कुछ छोटे बांस ट्यूब घास के पौधे चुने और सावधानी से एक दर्जन से अधिक पौधों को खोदकर हर इकाई में लपेटा। उसने उन्हें 20 हाइट बैग में रखा। तीनों आगे बढ़ते रहे, मांसाहारी पौधों की तलाश में। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक दलदल सामने आया। सावधान रहो सब लोग, दलदल बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुम गलती से उसमें गिर गए, तो यह बहुत मुश्किल हो सकता है। चीशाओ सबसे आगे चल रही थी। जब उसने जमीन पर कुछ संदिग्ध देखा, तो उसने अपनी लंबी भाला से उसे छेड़ा। अगर वह समय पर नहीं बचा, तो वह और गहराई में चला जाएगा और अंततः दलदल का हिस्सा बन जाएगा। हालांकि दलदल सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन इनके आसपास कई कीट खाने वाले पौधे उगते हैं, क्योंकि यहाँ मच्छरों और कीड़ों की भरपूर मात्रा होती है। इसमें चीशाओ ने खून चूसने वाले मच्छर को थप्पड़ मारकर मार डाला और चारों ओर खोज जारी रखी। बच बच बच। कई मच्छर और कीड़े उनके चारों ओर आए, उनके खून को चूसने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत परेशान करने वाला था। दीदी, क्या इन मच्छरों को हमसे काटने से रोकने का कोई तरीका है? यह बहुत परेशान करने वाला है, जियांग शुआन ने हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन मच्छर चपल थे और उन्हें भगाया नहीं जा सका। रुको, मैं देखता हूँ कि मैं क्या खोज सकता हूँ। चीशाओ ने आसपास की खोज की और उसकी आंखें एक समूह कम ऊंचे पौधों को देखकर चमक उठी। चीशाओ ने पास के पौधों की ओर ध्यान दिया, जो उसकी आंखों में चमक लाए। उसने अपनी भाला को सावधानी से नीचे किया और उन पौधों की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उसकी उंगलियों में एक अद्भुत स्पर्श हुआ। ये पौधे न केवल सुंदर थे, बल्कि उनमें एक विशेष सुगंध भी थी, जो उसे एक अद्भुत अनुभव दे रही थी। ये तो अद्भुत है, उसने उत्साह से कहा। जियांग शुआन और उसके साथी उसके पास आए। क्या ये कीट खाने वाले हैं? जियांग शुआन ने पूछा। चिशाओ ने सिर हिलाया। हाँ, ये मच्छरों को आकर्षित करते हैं और फिर उन्हें अपने अंदर खींच लेते हैं। उसने एक पौधे को ध्यान से उठाया और उसकी पत्तियों को छुआ। इनकी पत्तियां बहुत चिपचिपी हैं। अचानक एक मच्छर उस पर गिरा और तुरंत ही पौधे ने उसे अपने अंदर खींच लिया। वाह, ये तो कमाल का है, जियांग शुआन ने कहा। वातावरण में उत्साह और जिज्ञासा का संचार हुआ, लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जीव पास आ रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता और डर का मिश्रण था। क्या यह कोई बड़ा जानवर है? चिशाओ ने धीरे से कहा। जियांग शुआन ने अपनी भाला को मजबूती से पकड़ा और कहा, हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे ही वे पौधों की खोज में लगे थे, अचानक एक विशाल छाया उनके ऊपर आई। चिशाओ ने अपनी भाला को ऊपर उठाया और चारों ओर देखा। यह क्या है? उसने चौंक कर कहा। जियांग शुआन ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, यह एक बड़ा जानवर हो सकता है। अचानक एक विशाल मगरमच्छ दलदल से बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थी और वह अपने तेज दांतों को दिखा रहा था। तीनों ने एक साथ पीछे हटते हुए डर के मारे चिल्लाए। हमें भागना चाहिए, चिशाओ ने कहा और वे तेजी से पीछे हटने लगे।
मगरमच्छ ने एक गहरी गरज के साथ हमला किया, उसकी त्वचा पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। वातावरण में डर और घबराहट का संचार हो गया। जियांग शुआन ने अपनी भाला को मजबूती से पकड़ा और कहा, हम इसे रोक नहीं सकते, हमें भागना होगा। ची शाओ ने कहा, मैं इसे भाला से रोकने की कोशिश करूंगी। उसने अपनी भाला को उठाया और मगरमच्छ की ओर फेंका, लेकिन वह चूक गई। मगरमच्छ ने एक और गरज के साथ हमला किया। तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही तीनों ने पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ाई की, उन्होंने नीचे देखा और मगरमच्छ को गरजते हुए देखा। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगातार उनकी ओर देख रहा था। यह हमें नहीं छोड़ेगा, जियांग शुआन ने कहा, उसकी आवाज में डर था। ची शाओ ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। उन्होंने पेड़ की शाखाओं पर बैठकर विचार करना शुरू किया। अगर हम इसे यहाँ से फेंक दें तो शायद यह भाग जाएगा, जियांग शुआन ने सुझाव दिया। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, यह बहुत तेज है, ची शाओ ने कहा। तभी मगरमच्छ ने एक और गरज के साथ हमला किया। उसकी पूंछ ने पेड़ को हिलाया। हमें जल्दी करना होगा, जियांग शुआन ने कहा। तीनों ने एक साथ योजना बनाई और पेड़ की शाखाओं से नीचे देखने लगे। वातावरण में तनाव और चिंता का माहौल था। क्या हम सफल होंगे, ची शाओ ने पूछा। जियांग शुआन ने कहा, हमें कोशिश करनी होगी। इसे फैन ग्रास कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां पंखों की तरह दिखती हैं। भविष्य में यदि तुम इस घास का सामना करो तो इसकी पत्तियां तोड़कर उन्हें रगड़ना ताकि इसका रस निकले। इसे अपने शरीर पर लगाओ और मच्छर दूर रहेंगे। रस निकालने के बाद चिशाओ ने इसे सीधे जियांग शुआन के चेहरे, हाथों और पैरों पर लगाया। इसके बाद उसने खुद पर और शीक्यू पर भी फैन ग्रास का रस लगाया। जियांग शुआन ने अपनी भुजा उठाई और सुगंध का अनुभव किया। यह थोड़ी तीखी थी, जो स्टिंकी ग्रास के समान थी, फिर भी अलग, एक अजीब गंध। अरे, यह सच में काम करता है। जल्दी ही जियांग शुआन ने देखा कि एक मच्छर उनके ऊपर उड़ा है, लेकिन वह जल्दी ही उड़ गया। पहले की तरह उनके चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा था। शिक्यू ने भी इसे देखा, उसकी आंखों में समान उत्साह था। चिशाओ शांत रही क्योंकि उसने पहले भी इसका उपयोग किया था। यह जनजाति प्राचीन जंगल में बचपन से रह रही थी। वे वहां के जानवरों और पौधों को अच्छी तरह जानते थे और उनका सही उपयोग कर सकते थे। जिन जनजातियों को जंगल का अनुभव नहीं था, वे वहां जीवित नहीं रह पाते। मच्छरों के हमले को समाप्त करने के बाद तीनों ने कीट खाने वाले पौधों की खोज जारी रखी। क्रोक, एक विशाल मेंढक दलदल में गरजता हुआ बोला, जैसे दूर से गड़गड़ाहट हो रही हो, जबकि विभिन्न डरावने जलजीव कभी कभी तैरते हुए दिखाई देते थे। चिशाओ ने अपने हाथों में फैन ग्रास की पत्तियां लेकर उन्हें रगड़ते हुए जियांग शुआन के चेहरे पर रस लगाना शुरू किया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी जादुई औषधि का प्रयोग कर रही हो। जियांग शुआन ने अपने चेहरे पर रस लगते ही एक ठंडी ताजगी का अनुभव किया। उसने अपनी भुजाओं को ऊपर उठाया और गंध को महसूस किया, जो थोड़ी तीखी थी, लेकिन उसमें एक अनोखी मिठास भी थी। यह सच में काम करता है, उसने उत्साह से कहा। उसकी आवाज में विश्वास था। शिक्यू ने भी अपने चेहरे पर रस लगाने का आग्रह किया और चिशाओ ने उसे भी वही उपचार दिया। जंगल की गहराइयों में, जहां हर पेड़ और पौधा एक कहानी कहता है, तीनों ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा। मच्छरों के हमले से बचने के बाद उनकी खोज की दिशा बदल गई। उन्होंने कीट खाने वाले पौधों की तलाश शुरू की, जो जंगल के रहस्यमय जीवों से भरे हुए थे। अचानक एक विशाल मेंढक ने गरजते हुए आवाज की, जिससे सभी पक्षियों ने उड़ान भरी। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल हमें बहुत कुछ सिखाता है। जंगल के भीतर, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा था, तीनों ने कीट खाने वाले पौधों की खोज जारी रखी। अचानक एक विशाल मेंढक ने गरजते हुए आवाज की, जैसे आसमान में गड़गड़ाहट हो रही हो। यह आवाज सुनकर सभी पक्षियों ने डर के मारे उड़ान भरी। चिशाओ ने कहा, इस जंगल में हर जीव का अपना महत्व है। जियांग शुआन और शी क्यू ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और साहस था। उन्होंने महसूस किया कि यह जंगल केवल खतरनाक नहीं था, बल्कि यह एक अद्भुत जीवन का गवाह भी था। पानी के जीवों की हलचल ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। चिशाओ ने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ बहुत कुछ है जो हमें देखना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, दलदल के किनारे पर एक विशाल काले धारियों वाला अजगर तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसने सभी को चौंका दिया। जैसे ही विशाल काले धारियों वाला अजगर पानी में तैरता हुआ दिखा, तीनों ने अपनी सांसें रोक ली। यह दृश्य इतना डरावना था कि सभी पक्षियों ने उड़ान भर ली। चिशाओ ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि उन्हें सावधान रहना चाहिए। यह जंगल हमें सिखाता है कि हर जीव का अपना स्थान है, उसने कहा। जियांग शुआन और शी क्यू ने एक दूसरे की आंखों में साहस देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह जंगल केवल एक खतरनाक जगह नहीं थी, बल्कि यह जीवन के विभिन्न रंगों का गवाह भी था। जैसे ही अजगर ने पानी में अपनी गति बढ़ाई, दलदल का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। चिशाओ ने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ बहुत कुछ है जो हमें देखना है। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो जंगल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। यह खतरनाक दलदल है, जहाँ न केवल भयंकर कीचड़ है, बल्कि यहाँ खतरनाक जानवर और पौधे भी मौजूद हैं। जियांग शुआन ने दलदल के दूसरी ओर बढ़ते हुए एक लाल पेड़ को देखा, जो है बांस की तरह फैला हुआ था, जिसकी तने पर मुट्ठी के आकार के फल लटक रहे। तो ये शिकारियों की है जिन्हें विप ट्री ने मार डाला। जियांग शुआन ने ध्यान से देखा, सच में विप ट्री के नीचे कई सफेद हड्डियां थी, जो काई से ढकी हुई थी, जिन्हें बिना करीब से देखे पहचानना मुश्किल था। चिशाओ ने एक सूखी लकड़ी उठाई, जो उसकी भुजा के आकार की थी। इसे देखो। चिशाओ ने लकड़ी को एक भाले की तरह उठाया और उसे विप ट्री की ओर फेंका। पॉप पॉप पॉप। जैसे ही लकड़ी शाखाओं से टकराई, सभी शाखाएं चाबुक की तरह हिलने लगी। लकड़ी को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। चाबुक जैसी शाखाओं ने जोरदार आवाजें की, यह दिखाते हुए कि उनकी ताकत कितनी भयंकर थी। यह अद्भुत है। जियांग शुआन ने ध्यान से देखा, सच में विप ट्री के नीचे कई सफेद हड्डियां थी, जो काई से ढकी हुई थी, जिन्हें बिना करीब से देखे पहचानना मुश्किल था। चिशाओ ने एक सूखी लकड़ी उठाई, जो उसकी भुजा के आकार की थी। इसे देखो। चिशाओ ने लकड़ी को एक भाले की तरह उठाया और उसे विप ट्री की ओर फेंका। पॉप पॉप पॉप। जैसे ही लकड़ी शाखाओं से टकराई, सभी शाखाएं चाबुक की तरह
हिलने लगी, लकड़ी को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। चाबुक जैसी शाखाओं ने जोरदार आवाजें की, यह दिखाते हुए कि उनकी ताकत कितनी भयंकर थी। यह अद्भुत है, जियांग शुआन ने उन डरावनी चाबुकों को देखकर सच्चे प्रशंसा के साथ कहा। इन जादुई पौधों की आक्रमण शक्ति जानवरों से कम नहीं थी। इसके अलावा स्थिर रहना इनकी अचानक हमलों को और भी अप्रत्याशित बना देता था। लेकिन निश्चित रूप से इनकी एक घातक कमजोरी थी, ये हिल नहीं सकते। जियांग शुआन और चीशाओ के बीच की बातचीत में एक गहरी चिंता थी। जैसे ही जियांग शुआन ने विप्री की ओर कदम बढ़ाया, चीशाओ का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तुम्हें पता है इस पेड़ की शाखाएं कितनी खतरनाक हैं? उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। जियांग शुआन ने एक गहरी सांस ली, उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वह जानता था कि उसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे ही वह और करीब गया, उसने देखा कि विप्ट्री की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वे किसी खतरे का इंतजार कर रही हों। चीशाओ ने लकड़ी को फेंकने के बाद दोनों ने देखा कि पेड़ की शाखाएं कितनी तेजी से प्रतिक्रिया कर रही थी। देखो, यह कितनी खतरनाक है, चीशाओ ने कहा। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य का मिश्रण था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि यह एक जीवित प्राणी था, जो अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। जियांग शुआन ने अपनी आंखों से विप ट्री की शाखाओं को ध्यान से देखा। जैसे ही उसने लकड़ी को फेंका, उसने देखा कि शाखाएं कितनी तेजी से हिल रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हों। पॉप 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 की आवाज ने वातावरण में एक हलचल पैदा कर दी। चीशाओ ने उसे बताया, देखो यह पेड़ कितनी शक्ति रखता है। जियांग शुआन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पौधा इतना खतरनाक हो सकता है। उसने महसूस किया कि यह केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि यह एक जीवित प्राणी था, जो अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे शाखाएं लकड़ी को तोड़ती गईं, जियांग शुआन की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इसके करीब गया तो क्या होगा? उसकी कल्पनाएं उसे डराने लगी। चीशाओ ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि यह पेड़ केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह एक शिकारी है। जियांग शुआन ने महसूस किया कि उसे इस खतरनाक जगह से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे फिर से खींच लिया। उसने सोचा, क्या मैं इसे और करीब से देख सकता हूँ? जियांग शुआन ने अपने मन में यह सोचते हुए कि क्या वह विप्ट्री के और करीब जा सकता है, उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने ची शाओ की ओर देखा, जो अभी भी चिंतित था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इसके करीब जा सकता हूँ? उसने पूछा। ची शाओ ने उसे गंभीरता से देखा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह पेड़ केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह एक शिकारी है। जियांग शुआन ने अपनी आंखें पेड़ पर गड़ा दी। उसकी लाल छटा और फल की सुगंध उसे और भी आकर्षित कर रही थी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि यह एक जीवित प्राणी था, जो अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे वह और करीब गया, उसने देखा कि विप्ट्री की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वे किसी खतरे का इंतजार कर रही हों। उसने सोचा, अगर मैं इसके करीब गया तो क्या होगा? उसकी कल्पनाएं उसे डराने लगी। ची शाओ ने कहा, तुम्हें सावधान रहना होगा। जियांग शुआन ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि सफेद हड्डियां उसके नीचे बिखरी हुई थीं। यह दृश्य उसे और भी भयभीत कर रहा था। जंगल की गहराइयों में जहां सूरज की किरणें पेड़ों की छालों के बीच से झिलमिलाती थीं, वहां एक रहस्यमय वृक्ष खड़ा था, माइनस चाबुक वृक्ष। हसकी शाखाएं जैसे किसी जंगली जानवर की तरह लहराती थीं, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थीं। चिशाओ ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, हालांकि चाबुक वृक्ष खतरनाक है, इसके फल अत्यंत मूल्यवान है। कहा जाता है कि इन्हें खाने से आपकी शक्ति बढ़ सकती है। जियांग शुआन ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच में इतना जादुई है? उसकी आवाज में अविश्वास था, जैसे वह किसी पुरानी किंवदंती को सुन रहा हो। मैंने इसके बारे में केवल सुना है, कभी खाया नहीं, क्योंकि चाबुक वृक्ष बहुत मजबूत है। साधारण योद्धा इसके फल नहीं तोड़ सकते। चिशाओ ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, हिरन जनजाति की शिकार टीम हमेशा चाबुक वृक्ष से दूर रहती थी, कभी भी इसके फल तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। जियांग शुआन ने एक पल सोचा और कहा, चाबुक वृक्ष की सबसे खतरनाक विशेषता इसकी शाखाएं हैं। अगर हम इन शाखाओं को रोकने का कोई तरीका ढूंढ लें, तो शायद हम फल तोड़ सके। उसकी आंखों में एक नई योजना की चमक थी। जब हम इसे देख ही चुके हैं, तो इसे आजमाने में क्या हर्ज है? शिक्यू ने उत्सुकता से पूछा, नेता, मुझे क्या करना चाहिए? हमें कुछ मोटी सूखी लकड़ियां और बेलें चाहिए, मैं तुरंत उन्हें ढूंढ लूंगा। जंगल की मिट्टी पर कदम रखते हुए शिक्यू ने सूखी लकड़ियों और बेलों की खोज शुरू की। चारों ओर सूखी लकड़ियां बिखरी हुई थी और बेलें हर जगह लिपटी हुई थी। जैसे जैसे वह लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसकी धड़कन तेज हो रही थी। जियांग शुआन और चिशाओ ने भी उसकी मदद की। उन्होंने कई मोटी सूखी लकड़ियां और बेलें इकट्ठा की, उन्हें एक साथ ढेर करके रखा। जियांग शुआन ने लकड़ियों को एक साथ रखा, जैसे कोई नाव बना रहा हो। उसने उन्हें एक विशाल तख्ती की तरह बांध दिया, जो मजबूत और स्थिर दिख रही थी। हो गया, यह एक ठोस विशाल ढाल है, उसने गर्व से कहा। चिशाओ और शिक्यू ने उत्सुकता से देखा जब जियांग ने ढाल के नीचे बेलों से हैंडल लूप बनाए, ताकि वे सभी मिलकर इसे उठा सकें। क्या तुम इस ढाल का उपयोग चाबुक वृक्ष के हमलों को रोकने के लिए करने वाले हो? चिशाओ ने समझते हुए पूछा। बिल्कुल, चाबुक वृक्ष की लटें मुड़ती नहीं है। अगर हम ढाल के नीचे छिप जाएं, तो लटें हमें नहीं छू सकेंगी। जियांग की योजना सुनकर चिशाओ की आंखों में चमक आ गई। क्या यह सच में काम करेगा? वह अभी भी चिंतित था, क्योंकि उसने चाबुक वृक्ष के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। हम कोशिश करेंगे, अगर काम नहीं हुआ तो हम पीछे हट जाएंगे। जियांग की हिम्मत से प्रेरित होकर तीनों धीरे धीरे चाबुक वृक्ष की ओर बढ़ने लगे। विशाल ढाल को उठाए हुए उनके दिलों में एक अद्भुत मिश्रण था, माइनस तनाव और उत्साह। जैसे ही वे चाबुक वृक्ष के करीब पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चाबुक वृक्ष की विशालता और उसकी लहराती शाखाएं जैसे उन्हें चुनौती दे रही थी। जियांग शुआन ने ढाल को मजबूती से पकड़ा और अपने साथियों की ओर देखा। याद रखो, हमें एक साथ रहना है।
उसकी आवाज में दृढ़ता थी। ची शाओ और शी क्यू ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वह शाखा ढाल से टकराई, एक जोरदार आवाज गूंज उठी। ढाल ने उन्हें सुरक्षित रखा, लेकिन डर के मारे उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। ची शाओ ने कहा, यह सच में खतरनाक है। जियांग ने कहा, हम पीछे नहीं हट सकते, हमें फल चाहिए। उन्होंने फिर से ढाल को आगे बढ़ाया और चाबुक वृक्ष की शाखाएं फिर से उन पर टूट पड़ी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जंगल की गंदगी और चाबुक वृक्ष की कड़वाहट मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही हो। जियांग शुआन ने गहरी सांस ली, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एक हाथ को ढाल से मुक्त किया और लाठी के पेड़ के तने की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां तने की खुरदुरी सतह को छूती हैं, जिससे उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। लाठी के पेड़ का फल, जो हरे और अंडाकार आकार का था, अब उसके सामने था और वह जानता था कि उसे इसे तोड़ना है। जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ को निकटतम फल की ओर बढ़ाया, उसकी आंखें उस फल के रंग में खो गईं। यह फल पकने पर बैंगनी रंग का हो जाता है और उसके आधार पर एक दरार खुलती है, जिससे अंदर की सुगंधित मांस दिखाई देता है। जियांग शुआन ने ध्यान से देखा, फल का रंग गहरा बैंगनी था और उसके अंदर का लाल मांस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसकी उंगलियां फल के चारों ओर लिपटी, उसने उसे हल्का सा घुमाया और तने से तुरंत तोड़ दिया। उस क्षण में उसे एक अद्भुत संतोष का अनुभव हुआ, जैसे उसने किसी महान उपलब्धि को हासिल किया हो। लाठी के पेड़ की टकराने की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसके मन में केवल उस फल की मिठास और सुगंध थी। उसने फल को अपनी ढाल के पीछे छिपा लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हमने यह किया, उसने खुशी से कहा। जियांग शुआन ने फलों को सफलतापूर्वक तोड़ा। क्रैक क्रैक क्रैक। जैसे ही उसने फल तोड़े, व्हिप ट्री और भी अधिक क्रोधित हो गया, अपने बड़ी ढाल पर जोर से प्रहार करते हुए। लेकिन यह सब व्यर्थ था। उसकी शाखाएं मजबूत नहीं थीं कि वह मजबूत लकड़ी की पंक्ति को तोड़ सके। एक फल को सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद जियांग शुआन ने आगे बढ़कर सभी 5 पहुंचने योग्य फलों को तोड़ने का प्रयास किया और ऊंचे फलों को नीचे लाने के लिए बांस की भाला का भी उपयोग किया। आधे घंटे के भीतर जियांग शुआन ने व्हिप ट्री से लगभग सभी पके फलों को तोड़ लिया, जिससे उसके बीस्ट हाइट बैग का आधा हिस्सा भर गया। बेचारा व्हिप ट्री शायद कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत से अर्जित शक्तिशाली हमले का सामना जियांग शुआन द्वारा बनाए गए ढाल से होगा। अगर वह बोल सकता तो शायद अब जोर से गालियां दे रहा होता। चलो, संतुष्ट होकर जियांग शुआन ने बीस्ट हाइट बैग को अपनी कमर पर बांध लिया और ची शाओ और शी क्यू के साथ बड़े ढाल को पकड़े हुए पीछे हट गया। जब वे चले गए, तब व्हिप ट्री की शाखाएं निराशा से झुक गईं, शायद इतनी देर तक प्रहार करने से थक गई। व्हिप ट्री से दूर जाने के बाद तीनों ने भारी बड़े ढाल को फेंक दिया और उत्साह से इस बार की फसल की जांच करने लगे। हमने तो लूट मचा दी, लूट मचा दी। जियांग शुआन ने बीस्ट हाइट बैग को नीचे रखा और जैसे ही उसने पट्टा खोला, उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। चिया शुआन ने गज बाश खाने से सच में ताकत बढ़ती है, उसने उत्सुकता से पूछा। शिक्यू ने एक फल उठाया, उसे बार बार जांचते हुए। उसके दिल में उस फल के बारे में किंवदंती के प्रति कुछ संदेह था। चिशाओ भी निश्चित नहीं थी, क्योंकि उसने केवल किंवदंती सुनी थी और खुद कभी इसे आजमाया नहीं था। जियांग शुआन ने कहा, किस बात का अनुमान लगाना, बस इसे खाने की कोशिश करो और हम जानेंगे। जियांग शुआन ने बेपरवाही से एक व्हिप ट्री फल उठाया, उसे बीच से 2 हिस्सों में काटा, फिर एक छोटे टुकड़े को पत्थर की चाकू से काटा। फिर उसने एक कीड़ा एक पेड़ से उठाया और उसके सामने फल का टुकड़ा रख दिया। किंवदंती किंवदंती है, जियांग शुआन लापरवाह नहीं होना चाहता था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि फल खाने के लिए विषैले न हो। कीड़े, जो सामान्यतः कमजोर होते हैं, आमतौर पर अगर कोई फल विषैला होता है तो एक कीड़ा उसे खाने के बाद जल्दी मर जाता है। कीड़ा, जो किसी भी चतुराई से रहित था, फल की मनमोहक सुगंध से आकर्षित होकर तुरंत उस पर चढ़ गया और खुशी खुशी खाने लगा। जियांग शुआन ने फल के टुकड़े को अपने होठों के करीब लाया, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि यह एक साहसिक कदम हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने फल को अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाने लगा। जैसे ही फल का रस उसके मुंह में फैला, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। यह मीठा और ताजगी भरा था, जैसे कि उसने किसी जादुई फल का स्वाद लिया हो। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे कि वह पूरी दुनिया को नए नजरिए से देख रहा हो। शिक्यू और चिशाओ ने उसे ध्यान से देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद थी। जियांग शुआन ने कहा, यह सच में अद्भुत है। उसकी आवाज में उत्साह था। उसने फिर से फल का एक और टुकड़ा उठाया और उसे चबाने लगा। जैसे जैसे वह फल खा रहा था, उसकी ताकत में वृद्धि होती जा रही थी। उसने महसूस किया कि यह फल उसके लिए एक वरदान था और उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, उनकी आंखों में चमक थी। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों की ओर देखा, उनकी आंखों में आशा और उत्साह की चमक थी। उसने महसूस किया कि यह फल केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी एक नई शुरुआत हो सकता है। उसने कहा, हम सबको इसे खाना चाहिए। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जैसे कि वह एक नेता बन गया हो। शी क्यू और चिशाओ ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने भी फल के टुकड़े उठाए। जैसे ही उन्होंने फल को चबाना शुरू किया, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यह फल सच में जादुई था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नई शक्ति का अनुभव किया। जैसे जैसे वे फल का आनंद ले रहे थे, एक नई दुनिया उनके सामने खुल रही थी। जियांग शुआन ने कहा, हम अब और भी मजबूत होंगे। उसकी आवाज में विश्वास था। उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और एक नई यात्रा की शुरुआत की। यह फल उनके लिए केवल एक फल नहीं था,
यह उनके लिए एक नई पहचान, एक नई ताकत और एक नई दिशा थी। जैसे ही जियांग शुआन, चिशाओ और उनके साथी ने कीड़े खाने वाले पौधों की खोज में आगे बढ़ना शुरू किया, जंगल की गहराई में एक अद्भुत वातावरण बन गया। चारों ओर हरियाली थी और पेड़ों की छाया एक अद्भुत छवि प्रस्तुत कर रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और ताजगी का एहसास था, जो उन्हें हर कदम पर नई ऊर्जा दे रहा था। चिशाओ की आंखों में चमक थी, जैसे वह इस यात्रा के हर पल को जी रही हो। जियांग शुआन ने अपने हाथ में पकड़े हुए फल को महसूस किया, उसका मुलायम और रसीला आकार उसके मन में एक नई उम्मीद जगाता था। उन्होंने सोचा, अगर यह फल हमें सुरक्षित रखता है, तो हम इस जंगल की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। चिशाओ ने अचानक रुककर कहा, देखो वहां। उसने एक पौधा देखा जो उनकी खोज का उत्तर था। यह पौधा अपनी सुंदरता और अनोखेपन से उनकी आंखों को खींच रहा था। जियांग शुआन ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह वही क्लैपिंग फ्लावर्स हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। जैसे जियांग शुआन ने क्लैपिंग फ्लावर्स को देखा, उसके दिल में एक अद्भुत उत्साह का संचार हुआ। उसने चिशाओ की ओर देखा, उसकी आंखों में चमक थी, जो इस खोज के महत्व को दर्शा रही थी। तीनों ने पौधे के चारों ओर ध्यान से कदम रखा, जैसे कि वे किसी अनमोल खजाने के पास खड़े हो। जियांग शुआन ने अपने हाथों से पौधे की पत्तियों को छुआ, उनकी मुलायम और रेशमी सतह ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिया। चिशाओ ने कहा, हमें इसे जल्दी से खोदना चाहिए, इससे पहले कि कोई और इसे देख ले। जियांग शुआन ने अपनी आंखें पौधे पर केंद्रित की और उसने महसूस किया कि यह पौधा केवल एक साधारण पौधा नहीं था, बल्कि यह उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने अपनी जड़ों को खोदना शुरू किया और जैसे ही उसने पहली जड़ को बाहर निकाला, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि पौधा उसे धन्यवाद कह रहा हो। चिशाओ ने उसे उत्साहित होकर देखा और कहा, जल्दी करो, हमें और भी पौधे चाहिए। जियांग शुआन ने तेजी से काम किया और उन्होंने कुछ और पौधे खोद लिए। जैसे जैसे वे काम कर रहे थे, जंगल की आवाजें उनके चारों ओर गूंज रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और कीड़ों की बजिंग ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी ने क्लैपिंग फ्लावर्स के पौधों को खोद लिया, उन्होंने देखा कि सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आसमान में सुनहरी और नारंगी रंगों का खेल चल रहा था, जो जंगल की सुंदरता को और बढ़ा रहा था। जियांग शुआन ने अपने हाथों में पौधों को थाम रखा था और उसने महसूस किया कि यह केवल पौधे नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है। चिशाओ ने एक पौधा अपने हाथ में लिया और कहा, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इन्हें सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने सभी पौधों को एक साथ रखा और 20 टाइट बैग में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने बैग को बंद किया, जियांग शुआन ने महसूस किया कि उनके दिलों में एक नई उम्मीद का संचार हो रहा था। उन्होंने कहा, चलो अब हमें वापस लौटना चाहिए। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अद्भुत समझ थी। वे जानते थे कि यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी। जैसे ही वे वापस चलने लगे, जंगल की आवाजें उनके साथ थीं और उन्होंने महसूस किया कि वे केवल पौधों को नहीं, बल्कि अपने सपनों को भी अपने साथ ले जा रहे थे। जैसे ही जियांग शुआन, चिशाओ और उनके साथी ने जंगल से बाहर निकलना शुरू किया, उन्होंने देखा कि आसमान में तारे चमकने लगे थे। यह एक अद्भुत दृश्य था, जो उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, जैसे कि उन्होंने इस यात्रा में एक नया अध्याय लिखा हो। जियांग शुआन ने कहा, हमने जो किया है वह केवल शुरुआत है, हमें और भी खोज करनी है। चिशाओ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम इस जंगल की हर खूबसूरती को जानेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की रात की आवाजें उनके चारों ओर गूंजने लगी। जियांग शुआन ने अपने हाथ में पकड़े हुए विप ट्री के फलों को महसूस किया और उसने सोचा कि यह केवल एक फल नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत और साहस का प्रतीक है। जब वे अंततः वाइन ट्राइब के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल गर्म और स्वागत करने वाला था। उन्होंने अपने पौधों और फलों को सुरक्षित रखा और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी और उन्होंने महसूस किया कि उनके सपने अब सच होने वाले हैं। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी। जैसे ही उसने चिशाओ की प्रतिक्रिया सुनी, वह जानता था कि विप ट्री का फल जादुई गुणों से भरा हुआ है। क्या तुम्हें अपनी ताकत में कोई बदलाव महसूस हुआ? उसने उत्सुकता से पूछा। चिशाओ ने फिर से सोचा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे लगता है कि मुझे और अधिक ताकत मिली है, लेकिन मुझे इसे आजमाना होगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। जियांग शुआन ने उसे प्रोत्साहित किया, चलो बाहर चलो और इसे आजमाते हैं। दोनों ने मिलकर बाहर कदम रखा, जहां सूरज की रोशनी ने चारों ओर सुनहरी चमक बिखेर रखी थी। चिशाओ ने एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया, जिसे वह हमेशा से जानती थी। उसने उसे गले लगाया और उसे ऊपर उठाने की कोशिश की। वाह, चिशाओ ने चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत आसान हो गया। उसने पत्थर को धीरे धीरे नीचे रखा और अन्य पत्थरों का परीक्षण करना शुरू किया। हर बार जब उसने एक पत्थर उठाया, उसकी खुशी और बढ़ती गई। यह अद्भुत है। ऐसा लगता है कि यह सच है। विप ट्री का फल वास्तव में ताकत बढ़ा सकता है। जियांग शुआन का दिल गर्व से भर गया, यह सोचते हुए कि उनकी मेहनत का फल अब सामने आ रहा है। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी। जैसे ही उसने ची शाओ की ताकत में वृद्धि को देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, अगर वो ट्री का फल सच में ताकत बढ़ा सकता है, तो यह हमारी जनजाति के लिए कितनी बड़ी बात होगी। उसकी कल्पना में वह एक शक्तिशाली योद्धा की छवि देख सकता था, जो अपने लोगों की रक्षा कर रहा था। उसने सोचा कि अगर और भी जादुई पौधे मिलते हैं, तो उनकी जनजाति एक दिन 3 रंग के योद्धा, 4 रंग के योद्धा या यहाँ तक कि 5 रंग के योद्धा पैदा कर सकती है। यह विचार उसके दिल में एक नई ऊर्जा भर देता है। हमें और फल इकट्ठा करने होंगे, ताकि हम अपनी जनजाति को मजबूत बना सकें। उसने अपने मन में ठान लिया। वह जानता था कि एक मजबूत जनजाति को मजबूत योद्धाओं की आवश्यकता होती है। अगर वे इस तरीके से एक समूह शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार कर सकते हैं, तो वे वास्तव में इस जंगली प्राचीन जंगल में अपनी पहचान बना सकते हैं। जियांग शुआन ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ ची शाओ की ओर देखा। चलो हम और फल इकट्ठा करें। रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा और जियांग शुआन ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह सभी को फल बांटे। उसने ची शाओ, गाओ टेंग, शी क्यू और नान शिंग को बुलाया।
सभी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। जियांग शुआन ने फल को एकत्रित किया और सभी को समान रूप से बांट दिया, लेकिन खुद के लिए 2 फल रख लिए। मैंने सोचा कि मैं पहले खुद इसे आजमाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने उसकी बात को समझा और सहमति में सिर हिलाया। जियांग शुआन ने एक फल को उठाया और उसे ध्यान से देखा। फल की चमक और रंग ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने फल को अपने मुंह में रखा और धीरे-धीरे चबाने लगा। जैसे ही फल का रस उसके मुंह में फैला, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी थकान जैसे पल भर में दूर हो गई और उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। वाह, उसने खुशी से कहा, यह तो अद्भुत है। उसके मांसपेशियों में ताकत का नया संचार हो रहा था, जैसे वह फिर से जीवित हो गया हो। जियांग शुआन ने फल का पहला कौर लिया और जैसे ही उसने उसे चबाया, उसके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर की ऊर्जा को जागृत कर दिया हो। वह महसूस करने लगा कि उसकी थकान जैसे हवा में उड़ गई हो। उसके मांसपेशियों में एक नई ताकत का संचार हो रहा था और वह खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह फल न केवल उसकी ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि यह उनके भविष्य के लिए एक नई राह भी खोल रहा है। अगर हम और फल इकट्ठा कर सकें, तो हम अपनी जनजाति को मजबूत बना सकते हैं, उसने अपने दोस्तों से कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया, उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस नई यात्रा की शुरुआत करने का संकल्प लिया। जियांग शुआन ने जब सभी विप ट्री के फलों को खा लिया, तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि पौधे के बीते बिखरे होते हैं। जियांग शुआन ने इन सभी बीजों को इकट्ठा किया और फिर उन्हें दक्षिणी पहाड़ी के जंगल में ले जाकर एक भूमि को साफ किया और इन बीजों को पंक्तियों में बो दिया। पहले से लगाए गए 8 थंडर ट्री के पौधे वाइन जनजाति के उत्तरी पहाड़ी के जंगल में थे। इस बार उसने विप ट्री के बीजों के लिए दक्षिणी जंगल को चुना। इस प्रकार जब ये पौधे बड़े होंगे, तो वाइन जनजाति के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के जंगलों में सुरक्षा की क्षमता होगी। गोतेंग ने उलझन में पूछा, मुखिया, आप इन बीजों को यहाँ क्यों बो रहे हैं? इतने अच्छे फल, क्या इन्हें बांस के घर के पास नहीं बोना चाहिए? शिक्यू ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुमने देखा होता कि विप ट्री लोगों पर कैसे हमला करता है, तो तुम ऐसा नहीं सोचते। जियांग शुआन ने कहा, शिक्यू सही है, विप ट्री बहुत खतरनाक है। इसे जनजाति में बोने से जनजातियों को नुकसान होगा, लेकिन इसे यहाँ बोने से बाहरी दुश्मनों से रक्षा हो सकेगी। केवल विप ट्री ही नहीं, बल्कि खतरनाक पौधे जैसे कैज वाइन, हेडबाइटिंग फ्लावर, ये सभी जनजाति के पास बोए जा सकते हैं। भविष्य में बाहरी लोग हमारी जनजाति में प्रवेश करना मुश्किल पाएंगे जब तक कि वे उड़ नहीं सकते। गोतेंग ने सिर खुजाते हुए कहा, बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते, लेकिन हम बाहर भी नहीं जा सकते। ये भयंकर पौधे लोगों को पहचानते नहीं है। जियांग शुआन हंसते हुए बोला, यह तो आसान है, बस जमीन के नीचे एक सुरंग खोद दो और हम स्वतंत्रता से आ जा सकते हैं। जियांग शुआन ने जब बीजों को बोने का कार्य पूरा किया, तो उसने अपने चारों ओर की प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। हवा में हल्की सी ठंडक थी और पत्तियों की सरसराहट एक मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। उसने अपने मन में सोचा कि ये बीज न केवल उसकी ताकत को बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि उनकी जनजाति को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। गोतेंग की जिज्ञासा ने उसे एक बार फिर से सोचने पर मजबूर किया। उसने अपने मित्र की ओर देखा और कहा, देखो गोतेंग, ये पौधे केवल खतरनाक नहीं है, बल्कि ये हमारी रक्षा भी करेंगे। गोतेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन क्या हमें इनसे खतरा नहीं है? जियांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम इनसे परिचित होंगे और फिर ये हमारे मित्र बन जाएंगे। इस बीच शिक्यू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर हम इन पौधों को सही तरीके से संभालें, तो ये हमारी जनजाति के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन सकते हैं। जियांग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारी जनजाति को केवल बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक खतरों से भी सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नई योजना के बारे में सोचने लगे। इस समय सूरज की किरणें धीरे धीरे ढलने लगीं और आसमान में सुनहरे रंग की छटा बिखरने लगी। यह दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक था, जो उनके दिलों में नई उम्मीदें और सपने जगाने लगा। जियांग शुआन और उसके साथी गोतेंग और शिक्यू ने अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हुए एक नई दिशा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जियांग ने कहा, हमें इन पौधों की सुरक्षा और देखभाल के लिए एक योजना बनानी होगी। गोतेंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या हम इन पौधों को केवल सुरक्षा के लिए ही रखेंगे? जियांग ने उत्तर दिया, नहीं, हमें इन्हें विकसित करने का भी प्रयास करना होगा। शिक्यू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, अगर हम इन पौधों को सही तरीके से विकसित कर सकें, तो ये हमारी जनजाति के लिए एक अमूल्य संपत्ति बन सकते हैं। जियांग ने आगे कहा, हमें उनकी वृद्धि के लिए उचित जल, खाद और देखभाल की आवश्यकता होगी। इस पर गोतेंग ने चिंता जताई, लेकिन क्या हमारे पास इतना समय और संसाधन है? जियांग ने आत्मविश्वास से कहा, हमारे पास समय है और हम मिलकर काम करेंगे। इस बीच आसमान में तारे चमकने लगे थे और चांद की रोशनी ने चारों ओर एक जादुई वातावरण बना दिया था। जियांग ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमारी मेहनत रंग लाएगी और ये पौधे हमारी सुरक्षा का प्रतीक बनेंगे। इस समय उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पौधों की देखभाल करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने सुबह की पहली किरण के साथ ही काम करना शुरू किया। सूरज की रोशनी धीरे धीरे जंगल में फैलने लगी और हरियाली में एक नई चमक आ गई। जियांग ने बीजों को पानी देने के लिए एक बर्तन में जल भरा और धीरे धीरे पौधों की जड़ों के पास डालने लगा। गोतेंग ने भी उसकी मदद की और शिक्यू ने पौधों के चारों ओर से खरपतवार हटाने का कार्य शुरू किया। इस समय जंगल की आवाजें उनके कार्य को और भी जीवंत बना रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई नदी की आवाज ने एक अद्भुत वातावरण का निर्माण किया था। जियांग ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, देखो, ये हमारी मेहनत का फल है। गोतेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और ये हमारे भविष्य का भी प्रतीक है। शिक्यू ने कहा, अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे, तो ये पौधे जल्दी ही बड़े हो जाएंगे।
उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और उत्साह की चमक थी और उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। इस समय आसमान में बादल धीरे धीरे छटने लगे और सूरज की किरणें और भी तेज हो गईं। यह दृश्य एक नई शुरुआत का प्रतीक था जो उनके दिलों में नई उम्मीदें और सपने जगाने लगा। जियांग शुआन और उसके साथी गो तेंग और शी क्यू ने अपने पौधों की देखभाल करते हुए एक नई चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी सुरक्षा को और मजबूत करें। जियांग ने कहा, अगर हम इन पौधों को उपयोग अपनी रक्षा के लिए कर सकते हैं। जियांग ने उत्तर दिया, बिल्कुल। हमें इन पौधों को एक सुरक्षा कवच के रूप में विकसित करना होगा। शिक्यू ने कहा, अगर हम इन पौधों को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो ये हमारी रक्षा कर सकते हैं। जियांग ने कहा, हमें इन पौधों की वृद्धि के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना होगा। इस समय आसमान में बादल फिर से छाने लगे थे और एक हल्की सी बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें पौधों पर गिरने लगीं और उन्होंने एक नई ऊर्जा का संचार किया। जियांग ने कहा, यह बारिश हमारे लिए शुभ संकेत है। गो तैंग ने कहा, हाँ, यह हमारी मेहनत का फल है। इस समय उनके दिलों में एक नई आशा का संचार हो रहा था और उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। यह दृश्य एक नई शुरुआत का प्रतीक था जो उनके दिलों में नई उम्मीदें और सपने जगाने लगे। एक सुनहरे सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच फैली हुई थीं, जहां जियांग शुआन और उसके साथी अपने कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने सभी बीज बो दिए, उन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और दो विशाल पेड़ों को काटने लगे जो उस क्षेत्र को छाया प्रदान कर रहे थे। पेड़ों को काटना कठिन कार्य था, लेकिन सौभाग्य से वे सभी योद्धा थे और अभी अभी विप ट्री के फलों का सेवन कर चुके थे, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई थी। काफी मेहनत के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक पेड़ों को गिरा दिया। जियांग शुआन ने उन दो विशाल पेड़ों को एक और खींच लिया, उन्हें अभी के लिए छोड़ दिया। जब शरद ऋतु में वे सूख जाएंगे तब उन्हें वापस लाया जाएगा और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके बाद वे जनजाति की ओर लौटे। चीशाओ ने गौ तेंग और अन्य को शिकार पर ले जाने का निर्णय लिया, जबकि जियांग शुआन ने वॉन्डरर्स को कीट खाने वाले पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए आगे बढ़ाया। यह है वाटर एरो ग्रास। यह कीड़ों को पानी के तीरों से पकड़ता है। इसे घनिष्ठता से लगाया जाना चाहिए ताकि अधिक पानी के तीर चलें और कीड़ों को पकड़ने का मौका बढ़े। जियांग शुआन, गन सोंग और अन्य ने मिलकर वाटर एरो ग्रास को खुले मैदान से सब्जी के बाग में ट्रांसप्लांट करना शुरू किया। उन्होंने इसे 3 पंक्तियों में निकटता से लगाया ताकि यह अधिकतम प्रभावी हो सके। यह बांस ट्यूब ग्रास, यह अपने बांस ट्यूब जैसे पत्तों से कीड़ों को पकड़ता है। इसे घनिष्ठता से लगाने की आवश्यकता नहीं है। जियांग शुआन ने अपने साथियों को समझाया। उसकी आवाज में उत्साह और ज्ञान की गहराई थी। जैसे ही वे पौधों को सावधानी से लगाते गए, चारों ओर की हवा में मिट्टी की खुशबू और ताजगी का अनुभव हो रहा था। पेड़ों की छाया में वे सभी एकजुट होकर काम कर रहे थे, जैसे कि प्रकृति भी उनकी मेहनत को देख रही हो। यह है क्लैपिंग फ्लावर्स। ये अपने पत्तों को ताली बजाकर कीड़ों को पकड़ते हैं। इन्हें अधिक बिखर कर लगाया जा सकता है। जियांग शुआन ने बताया। उनके चेहरे पर संतोष और आशा की चमक थी, जैसे कि वे भविष्य की फसल की कल्पना कर रहे हों। उन्होंने कीट खाने वाले पौधों को 30 एकड़ की उपजाऊ भूमि में फैलाने का कार्य किया। अब ऐसा लग रहा था कि पौधे बहुत कम हैं और कीड़ों को पकड़ने में असफल हो रहे हैं, लेकिन जियांग शुआन को विश्वास था कि शरद ऋतु में जब ये पौधे खिलेंगे और फल देंगे तब स्थिति बदल जाएगी। जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ मिलकर कीट खाने वाले पौधों को बाग में सावधानी से लगाया। हर पौधे के साथ वे एक नई आशा के साथ अपने भविष्य की कल्पना कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने वाटर एरो ग्रास को लगाया, उन्होंने महसूस किया कि यह पौधा कीड़ों को पकड़ने में कितना प्रभावी होगा। जब ये पौधे खिलेंगे तब हमें कीड़ों को पकड़ने के लिए मैनुअल श्रम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जियांग शुआन ने कहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अपने साथियों को समझाया कि कैसे ये पौधे सक्रिय रूप से कीड़ों को आकर्षित करेंगे और उन्हें समाप्त करेंगे। वातावरण में हल्की सी हवा चल रही थी जो उनके चेहरे पर ठंडक का अनुभव करा रही थी। जियांग शुआन ने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ। उसकी ठंडक और गीलेपन ने उसे एक नई ऊर्जा दी। जैसे जैसे वे काम करते गए, चारों ओर की प्राकृतिक ध्वनियां, पक्षियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट उनके कार्य को और भी जीवंत बना रही थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा कदम जो उनके समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जियांग शुआन और उसके साथी अपने कार्य में व्यस्त रहे। उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा, यह जानते हुए कि उनके कार्य का फल आने वाले समय में मिलेगा। अगर हम सफल होते हैं तो अगले वर्ष वाइन जनजाति इन पौधों को व्यापक रूप से लगा सकेगी, जियांग शुआन ने अपने साथियों से कहा। उसकी आवाज में एक अद्भुत विश्वास था जिसने सभी को प्रेरित किया। उन्होंने एक दूसरे को उत्साहित किया, जैसे कि वे एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिपने लगीं और आसमान में हल्का गुलाबी रंग छा गया। यह दृश्य उनकी मेहनत का प्रतीक था, एक ऐसा क्षण जब उन्होंने अपने समुदाय के लिए एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। जियांग शुआन ने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ। उसकी ठंडक ने उसे और भी प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल पौधे नहीं हैं, बल्कि उनके समुदाय की भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। जैसे जैसे वे काम करते गए, उनके दिलों में एक नई आशा और विश्वास का संचार हो रहा था। अंततः जियांग शुआन और उसके साथी ने अपने कार्य को पूरा किया। उन्होंने कीट खाने वाले पौधों को बाग में सावधानी पूर्वक लगाया और अब वे सभी एक नई उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे। जब ये पौधे खिलेंगे तब हमें कीड़ों को पकड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जियांग शुआन ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि कैसे ये पौधे सक्रिय रूप से कीड़ों को आकर्षित करेंगे और उन्हें समाप्त करेंगे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उन्होंने अपने कार्य का मूल्यांकन किया।
यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा कदम जो उनके समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। जियांग शुआन ने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ, उसकी ठंडक ने उसे और भी प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल पौधे नहीं है, बल्कि उनके समुदाय की भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। जैसे जैसे वे काम करते गए, उनके दिलों में एक नई आशा और विश्वास का संचार हो रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने समुदाय के लिए एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। सूरज ढलने के बाद जियांग शुआन और उसके साथी बांस के घर की ओर लौट रहे थे। आसमान में हल्की नीली छटा थी, जो धीरे धीरे गहरे काले रंग में बदल रही थी। जंगल की गहराई में रात की चादर ने सब कुछ ढक लिया था। अचानक जंगल की चुप्पी टूट गई और पक्षियों और जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, जैसे कि जीवन की इस जंग में हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हो। जियांग शुआन ने देखा कि हाल ही में लगाए गए कीट खाने वाले पौधे अपनी जड़ों को मिट्टी में फैला रहे थे, पानी और पोषक तत्वों को सोखते हुए। उनके मुरझाए तने और पत्ते अब फिर से ताजगी से भर गए थे, जैसे कि उन्होंने नई ऊर्जा प्राप्त की हो। ये कीट खाने वाले पौधे अत्यंत सहनशील होते हैं। जब वे नए वातावरण में ढल जाते हैं, तो उनकी जीवन शक्ति और भी मजबूत हो जाती है। रात की ठंडी हवा चलने लगी और चांद धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठने लगा। उसकी रोशनी धरती को रहस्यमय रूप में ढक रही थी। बांस के घर में लकड़ी की आग लगातार जल रही थी, उसकी गर्माहट और रोशनी ने कमरे को एक सुखद वातावरण में बदल दिया। जियांग शुआन ने खाने पीने के बाद अचानक याद किया कि जानवरों की खाल के थैले में कुछ फैन घास बची है। मैं इन फैन घासों को कैसे भूल सकता हूँ, उसने सोचा। जियांग शुआन ने बांस के घर से बाहर कदम रखा, हाथ में फैन घास लिए। चांद की रोशनी में उसने एक उपयुक्त जगह खोजी, जहाँ मिट्टी नरम और उपजाऊ थी। उसने अपनी हड्डी की खुदाई करने वाली औजार को उठाया और मिट्टी को खोदना शुरू किया। हर बार जब औजार मिट्टी में धंसता, तो एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती, जैसे कि धरती खुद अपनी कहानी बयां कर रही हो। जियांग शुआन ने सोचा, अगले साल ये फैन घास एक बड़े क्षेत्र में फैल जाएंगी। तब मैं इसका रस निकालकर मच्छर भगाने वाली दवा बनाने की कोशिश करूंगा। उसके मन में एक नई आशा जगी। फैन घास का रस जब त्वचा पर लगाया जाता है, तो मच्छरों को दूर रखता है। यह सोचकर ही उसके मन में एक सुखद अनुभूति हुई कि अगर वह इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सके, तो उसे रात में सोते समय या पहाड़ों में शिकार करते समय मच्छरों के काटने का डर नहीं रहेगा। मच्छरों के काटने का अनुभव किसी को पसंद नहीं होता। यह खून चूसने की बात नहीं है, बल्कि वह खुजली भरा धब्बा है जो बार बार खरोंचने पर और बढ़ जाता है। जियांग शुआन ने फैन घास को सावधानी से मिट्टी में रोपित किया और फिर वापस बांस के घर की ओर बढ़ा। जियांग शुआन ने बांस के घर में वापस लौटते ही दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। कमरे में आग की गर्माहट ने उसे एक सुरक्षित और आरामदायक एहसास दिया। उसने अपने चारों ओर देखा। दीवारों पर बांस की संरचना और छत से लटकते हुए कुछ सूखे पत्ते, जो रात की ठंड से बचने के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं और उनकी रोशनी ने कमरे को सुनहरे रंग में रंग दिया था। जियांग शुआन ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में विचारों की लहरें चलने लगी। क्या मैं वास्तव में इस फैन घास का रस निकालने में सफल हो पाऊंगा, उसने सोचा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, माइनस उसे अपनी मेहनत पर विश्वास था। उसने अपने हाथों को देखा, जो मिट्टी और मेहनत से भरे हुए थे, और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। रात की शांति में केवल आग की क्रैकलिंग आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे अपने सपनों की ओर ले जा रही थी। जियांग शुआन ने अपने मन में विचारों की गहराई में उतरते हुए फैन घास के महत्व को समझा। उसने सोचा, अगर मैं इस घास का रस निकालने में सफल हो जाता हूँ, तो यह न केवल मच्छरों से बचाएगा, बल्कि यह मेरे जीवन को भी आसान बना देगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि उसने किसी बड़ी खोज की हो। उसने अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। वह जानता था कि यह एक कठिन कार्य होगा, लेकिन उसने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपने हाथों को फिर से देखा, जो अब मिट्टी से भरे हुए थे, और उसे यकीन हो गया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रात की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया और उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी ने जंगल को एक जादुई रूप में ढक रखा था। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। उसने सोचा, मैं इस जंगल में अपने सपनों को पूरा करूंगा। जियांग शुआन ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने सपनों को साकार करेगा। उसने बांस के घर के अंदर एक पल के लिए ठहरकर अपने चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता को महसूस किया। आग की गर्माहट ने उसे एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास कराया। उसने अपने दिल की गहराइयों से महसूस किया कि यह जंगल उसके लिए केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि यह उसकी प्रेरणा का स्रोत था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे कि वह इस जंगल की आत्मा को अपने अंदर समाहित कर रहा हो। मैं यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, उसने अपने आप से कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो उसके इरादों को दर्शा रही थी। रात की शांति में केवल आग की आवाज सुनाई दे रही थी, और जियांग शुआन ने अपने भविष्य की ओर एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की, और वह जानता था कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन वह तैयार था। सोने से पहले जियांग शुआन ने चूल्हे के पास जलती हुई अंगारों में एक मुट्ठी स्टिंकी ग्रास डाली, ताकि मच्छरों को दूर रखा जा सके। उसने सोचा, स्टिंकी ग्रास को जलाना आवश्यक है ताकि यह प्रभावी हो, लेकिन एक बार जलने के बाद और हवा में उड़ने पर मच्छर फिर से लौट आएंगे। काश पहले से ही कोई दीर्घकालिक मच्छर रोधक बनाया जा सकता, तो हमें हर दिन इस बदबूदार गंध का सामना नहीं करना पड़ता। जियांग शुआन बांस के बिस्तर पर लेट गया, नए बने रीढ़ के तकिए पर सिर रखकर। रीढ़ की चटाई पर सोते हुए जलती हुई लकड़ी की क्रैकल की आवाज सुनते सुनते जल्दी ही सो गया। रात गहराने लगी और चूल्हे में स्टिंकी ग्रास धीरे धीरे जलने लगा। बज 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 चांदनी रात में एक विशाल मच्छर दक्षिणी जंगल से वाइन जनजाति की ओर उड़ता हुआ आया। इसके पंखों की लंबाई आधे मीटर थी,
पारदर्शी पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए इसे तेज उड़ान भरने में मदद कर रहे थे। इस विशाल मच्छर पर काले और बैंगनी पैटर्न थे और इसका सबसे अजीब हिस्सा था इसका मुंह। अन्य मच्छर जानवरों के खून या पौधों के रस पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनके मुंह के भाग सुई जैसे होते हैं, लेकिन इस विशाल मच्छर का मुंह पक्षी के चोंच की तरह तेज और थोड़ा मुड़ा हुआ था, जो खुल और बंद हो सकता था। इस दुर्लभ विशाल मच्छर को बर्ड बिग मच्छर के नाम से जाना जाता था। बर्ड बिग मच्छर मच्छर जनजाति का एक लड़ाई का पालतू था, जो मच्छर जनजाति के योद्धाओं को शिकार, चौकसी और जासूसी में मदद करता था। इस बर्ड बिग मच्छर की उपस्थिति का मतलब था कि मच्छर जनजाति के योद्धा आसपास पहुंच चुके हैं। यह एक स्काउट के रूप में कार्य करता था। बज बज बज। जैसे ही बर्ड बिग मच्छर तेजी से उड़ता हुआ वाइन जनजाति के ऊपर पहुंचा, उसने बांस के घर को देखा और अंदर लोगों की उपस्थिति का एहसास किया। लेकिन इस क्षण में स्टिंकी ग्रास की गंध ऊंचाई तक पहुंच गई। बर्ड बिग मच्छर के पास एक अप्रिय गंध ने मच्छर की इंद्रियों को उत्तेजित किया। वह ठहर गया, उसके पंख धीमे हो गए। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति जो स्टिंकी टोफू से नफरत करता है, अचानक सबसे बदबूदार गंध का अनुभव करता है और हरा हो जाता है। बज। बर्ड बिग मच्छर ने वाइन जनजाति से सबसे तेज गति से भागना शुरू किया, बिना पीछे मुड़कर देखे। उसकी उड़ान में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वह किसी खतरनाक स्थिति से भाग रहा हो। उसकी आंखों में डर और चिंता की चमक थी, जैसे वह जानता था कि उसके पीछे कुछ भयानक है। चांद की रोशनी में उसके पंख चमक रहे थे और हवा में उसकी तेज गति से एक हल्की सी आवाज पैदा हो रही थी। जैसे जैसे वह दूर होता गया, वाइन जनजाति का दृश्य धुंधला होता गया और उसके साथ ही उस बदबूदार गंध का एहसास भी। यह क्षण एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव था, जो रात की गहराई में खो गया। जियांग शान की नींद गहरी हो चुकी थी और उसके सपनों में अजीब अजीब छवियां तैर रही थी। वह एक विशाल जंगल में था, जहां हर ओर अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी ने उसे एक रहस्यमय आभा दी थी। अचानक उसने एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। यह आवाज उसे उस अंधेरे से बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन वह फिर भी उस आवाज के जादू में बंधा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी अपने बांस के बिस्तर पर है, लेकिन चारों ओर का वातावरण बदल चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अपने दिल की धड़कन को सुन सकता था। वह सोचने लगा, क्या यह सब सच है? क्या मैं सच में यहाँ हूँ? अचानक उसे याद आया कि उसने स्टिंकी ग्रास जलाया था और यह गंध अब उसके सपनों में भी घुलने लगी थी। वह उस गंध को महसूस कर सकता था, जो उसे फिर से सोने से रोक रही थी। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी आंखों में एक डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। वह जानता था कि उसे जागना होगा, लेकिन वह उस रहस्यमय आवाज के जाल में फंसा हुआ था। हुआ वैन के पास खड़े एक योद्धा ने पूछा, नेता, क्या हमें उनकी खोज में जाना चाहिए? हुआ वैन ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, कोई जल्दी नहीं है, हम इस जंगल से अपरिचित हैं। सुबह होने के बाद हम जनजाति की जांच करेंगे। उसके शब्दों में एक निश्चितता थी, जो सभी योद्धाओं को प्रेरित करती थी। नेता की बात सुनो, 50 योद्धाओं ने एक स्वर में कहा और फिर चुपचाप अलाव के चारों ओर भोजन भूनने लगे। उनके भोजन में दिन में शिकार की गई कुछ प्रजातियां और आसपास खुदाई की गई जंगली सब्जियां थी। साथ ही कुछ जंगली फल भी थे। अलाव की गर्मी और उसके चारों ओर की खुशबू ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। जैसे जैसे रात गहराती गई, चारों ओर की चिड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी। जंगल में 1 दर्जन से अधिक चिड़िया चोंच वाले मच्छर भोजन की तलाश में थे, थक जाने पर शाखाओं पर विश्राम कर रहे थे और खतरों के प्रति सतर्क थे। यह दृश्य एक अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक था, जहां योद्धा और प्रकृति एक साथ मिलकर एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहे थे। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता गया, हुआ वेन ने अलाव की ओर देखते हुए अपने योद्धाओं को संबोधित किया। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जो सभी के दिलों में उत्साह भर देती थी। हमारी जनजाति की ताकत हमारी एकता में है। हमें इस जंगल में एक नई पहचान बनानी होगी। उसके शब्दों ने सभी योद्धाओं के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में साहस और दृढ़ संकल्प की चमक थी। अलाव की रोशनी में उनके चेहरे पर चमकती हुई छायाएं थी, जो उनकी शक्ति और एकता का प्रतीक थी। अचानक एक मच्छर ने अलाव के पास उड़ान भरी। उसकी पंखों की आवाज ने रात की शांति को तोड़ा। हुआ वैन ने उसे देखा और कहा, यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। सभी ने उसकी बात पर ध्यान दिया और फिर से अपने काम में लग गए। भोजन पकने की खुशबू और अलाव की गर्मी ने उन्हें एकजुट किया। यह एक ऐसा क्षण था जहां वे सभी एक परिवार की तरह महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपने भविष्य के प्रति आशान्वित। होने के बाद उन्होंने 2 लोगों को पहरेदारी करने के लिए छोड़ दिया, जबकि बाकी लोग अलाव के पास लेट गए। अलाव की गर्मी और उसकी चमक ने रात के अंधकार को चीर दिया था। चारों ओर जंगल की खामोशी थी, केवल अलाव की चिंगारियों की आवाज सुनाई दे रही थी। बर्ड बिट मच्छरों की 1 दर्जन से अधिक संख्या ने अलाव की रक्षा की, जिससे सामान्य मच्छरों की हिम्मत नहीं हुई कि वे पास आए। अगर वे आए भी तो बर्ड बिट मच्छर उन्हें खा जाते। इस प्रकार मच्छर जनजाति के लोग जंगल में बेफिक्र होकर सो सकते थे, बिना किसी मच्छर के काटने की चिंता किए। उस रात भारी बारिश हुई, लेकिन उन्होंने पहले से छत तैयार कर रखी थी, जिससे शिकार दल की आग बुझ नहीं पाई। अगली सुबह बर्ड बिट मच्छरों के नेतृत्व में मच्छर जनजाति का शिकार दल चुपचाप वाइन जनजाति की ओर बढ़ा, लेकिन वाइन जनजाति को यह नहीं पता था कि खतरा नजदीक आ रहा था। महीनों की मेहनत के बाद वाइन जनजाति के पास अब 3 तालाब थे। पहला तालाब बांस के घर के सामने था, दूसरा खेत के बीच में और तीसरा खेत के किनारे पर। ये तालाब न केवल मछलियों का पालन करते थे, बल्कि सूखे के समय फसलों के लिए पानी भी प्रदान करते थे। जियांग शुआन ने तालाब के किनारे खड़े होकर पानी की सतह को देखा, जो सूरज की किरणों से चमक रहा था। उसने सोचा कि यह तालाब उनकी मेहनत का फल है और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तालाब के चारों ओर की हरियाली और ताजगी ने उसे एक नई ऊर्जा दी। वह जानता था कि यह केवल पानी नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है। जियांग शुआन ने तालाब के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखते हुए अपने सपनों की कल्पना की।
उसने सोचा कि कैसे ये तालाब उनकी जनजाति के लिए जीवनदायिनी साबित होंगे। मछलियों की चहचहाहट और पानी की लहरों की आवाज ने उसे एक अद्भुत शांति दी। वह जानता था कि इस तालाब की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है और वह इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य मानता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तालाब की सफाई और मछलियों की देखभाल करने का संकल्प लिया। यह केवल एक तालाब नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक था। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। उसने सोचा कि कैसे ये तालाब उनके जीवन को बदल सकते हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तालाबों के चारों ओर बागवानी करने का निर्णय लिया, ताकि वे न केवल मछलियों का पालन कर सकें, बल्कि फसलों को भी समृद्ध बना सकें। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की शुरुआत। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। सभी ने उत्साह से सहमति जताई और एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। यह उनके लिए एक नया अध्याय था, जो उन्हें एक साथ लाएगा और उनकी जनजाति को और भी मजबूत बनाएगा। सुबह की पहर against Sommerige. Skadem var forskning och kunnas pjutum palisen. Vasanir पर गैस वन टुसने में दस अंदर एक उस्तिक कदम करे। इजांग शुआन ने थोड़ी जाकर देखा कि सच में कई कीट खाने वाले पौधे बारिश और हवा से बुरी तरह झुके हुए थे। कुछ गानसोंग ने पहले ही सीधा कर दिए थे। जड़ों के चारों ओर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। जांग शुआन ने सिर हिलाया। ये सराहनीय है कि तुम इन पौधों की परवाह करते हो। तुम्हारे प्रयास के लिए धन्यवाद। गानसोंग ने तुरंत सिर हिलाया। कोई प्रयास नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। जांग शुआन ने उसके मजबूत कंधे पर हाथ रखा। मैं देखता हूँ कि तुम जनजाति के लिए कितना काम करते हो। गानसोंग, जनजाति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। धन्यवाद नेता। गानसोंग ने मुस्कुराते हुए अपने सुंदर दांत दिखाए। नेता की सराहना ने उसे मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया, जिसने उसकी मेहनत को और बढ़ावा दिया। एक हाथ खोने के बाद वह और भी अधिक दृढ़ संकल्पित हो गया था। दूसरों की स्वीकृति की लालसा में वह नहीं चाहता था कि लोग उसे कमतर समझे। यही कारण था कि वह वाइन जनजाति में आने के बाद से लगातार मेहनत कर रहा था। जांग शुआन ने झुककर गानसोंग के साथ पौधों को सीधा करने और सहारा देने का काम किया। फिर वह बांस के घर में नाश्ते के लिए लौट आया। नाश्ते के बाद जियांग शुआन ने बड़े सींग वाले भेड़ की एक पैर की हड्डी को चमकाने का काम जारी रखा। उसने इस पैर की हड्डी पर कई दिनों से काम किया था, इसके सिरे को तीखा करते हुए। चमकाने के बाद उसने पैर की हड्डी को बैंगनी रक्त वृक्ष से बने एक भाला के डंडे पर मजबूती से बांध दिया। फिर इसे मजबूत चिपकने वाले मछली के तैरने वाले थैली के गोंद से कोट किया, ताकि यह अलग न हो। जियांग शुआन ने भाले को तैयार करने के बाद अपने कार्य को पूरा करने के लिए बाहर निकला। बाहर की दुनिया में एक नई ऊर्जा थी, जैसे कि प्रकृति भी उसके प्रयासों को सराह रही हो। उसने गहरी सांस ली और ताजगी से भरी हवा ने उसे एक नई शक्ति दी। वह अपने विचारों में खोया हुआ था जब उसने देखा कि गानसोंग अभी भी खेत में काम कर रहा है। उसकी मेहनत और समर्पण ने जियांग शुआन ने गानसोंग के पास जाकर कहा, तुम्हारी मेहनत अद्भुत है गानसोंग, तुम्हारे प्रयासों से हमारी जनजाति मजबूत होगी। गानसोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरी जिम्मेदारी है नेता। जियांग शुआन ने उसकी पीठ थपथपाई और दोनों ने मिलकर पौधों की देखभाल करने का काम शुरू किया। यह एक ऐसा पल था जब वे एक साथ मिलकर अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल काम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और उनकी मेहनत ने उन्हें और भी करीब ला दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह का अनुभव किया। जैसे ही जियांग शुआन और उसकी टीम ने मच्छर जनजाति के खतरे का सामना करने के लिए अपनी भालाएं और धनुष तीर तैयार किए, चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया। हवा में एक डरावनी खामोशी थी, केवल कीड़ों की बजिंग आवाज सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों की ओर देखा, उनकी आंखों में चिंता और साहस का मिश्रण था। चीशाओ ने उसे फिर से पकड़ लिया, उसकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। हम एक साथ हैं, हम इसे पार कर सकते हैं, उसने कहा। जियांग शुआन ने उसकी बातों को सुनकर थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता थी। क्या वे इस बार जीवित रहेंगे? जैसे ही वे बाहर निकले, एक तेज हवा ने उनके चेहरे को छुआ, जिससे उन्हें एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। जियांग शुआन ने अपनी भाला को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ा। उसके पीछे चीशाओ ने उसकी पीठ थपथपाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियांग शुआन ने उसे देखा और कहा, अगर मैं गिर गया तो तुम क्या करोगी? चीशाओ ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पल में जियांग शुआन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती और परिवार का बंधन कितना मजबूत है। जैसे ही वे मच्छर जनजाति के पास पहुंचे, जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। चारों ओर का दृश्य अंधकार में डूब गया था, केवल मच्छरों की चमकदार आंखें चमक रही थीं। बलाई की भीषणता बढ़ती जा रही थी और जियांग शुआन और उसके साथी एक दूसरे का सहारा बनकर लड़ रहे थे। मच्छरों की बजिंग आवाज उनके कानों में गूंज रही थी और हर पल उनकी जान को खतरा था। जियांग शुआन ने एक मच्छर को भाला से मारा, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके साथी गिरते गए। ची शाओ ने उसे पुकारा, शुआन ध्यान दो। जियांग शुआन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। हमारी जनजाति की रक्षा करो, उसने चिल्लाया। जैसे ही उसने एक और मच्छर को मारा, उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ची शाओ ने उसके पीछे खड़े होकर कहा, हम एक साथ हैं, हम हार नहीं मानेंगे। जियांग शुआन ने उसकी बात को सुना और उसकी हिम्मत से प्रेरित हुआ। उन्होंने एक बार फिर से मच्छरों पर हमला किया। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, जियांग शुआन ने महसूस किया कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मच्छरों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ था। जियांग शुआन ने अपनी भाला को और मजबूती से पकड़ा और अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई जारी रखी। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई, जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा। उसके साथी थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। मच्छरों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन वे अभी भी हमले कर रहे थे। जियांग शुआन ने चिशाओ की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। क्या हम इसे पार कर पाएंगे? उसने पूछा। चिशाओ ने कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम एक परिवार हैं और परिवार कभी हार नहीं मानता। जियांग शुआन
शुआन ने उसकी बातों को सुना और उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपनी भाला को उठाया और एक बार फिर से मच्छरों पर हमला किया। जैसे ही उसने एक मच्छर को भाला से मारा, उसके साथी ने भी एक मच्छर को गिराया। हम एक साथ हैं, जियांग शुआन ने चिल्लाया। जैसे जैसे लड़ाई समाप्ति की ओर बढ़ी, जियांग शुआन ने महसूस किया कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मच्छरों की संख्या अब बहुत कम हो गई थी और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की। जियांग शुआन और उसके साथी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, उनकी आंखों में जीत की चमक थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी जीत का जश्न मनाया। यह पल उनके लिए एक नई शुरुआत थी और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे। जियांग शुआन तेजी से 5 एक रंग के योद्धा और 12 भटकने वाले थे, जिससे वे स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में थे। गनसोंग, जिसने एक हाथ खो दिया था, अब एक सच्चे योद्धा के रूप में नहीं गिना जा सकता। फिर भी उसने एक पत्थर की भाला थाम रखी थी और जियांग शुआन और अन्य के साथ दृढ़ता से खड़ा था। हुवेन ने बौखलाते हुए वाइन जनजाति के टोटेम पैटर्न को चट्टान पर देखकर कहा, इतने कम लोग, 2 टूटे हुए घर, और तुम इसे एक जनजाति कहते हो? पास के मच्छर जनजाति के योद्धाओं ने इसका समर्थन किया। बिल्कुल, मैंने सोचा कि यहाँ एक बड़ी जनजाति है, लेकिन यह तो बस कुछ सपने देखने वाले भटकने वाले हैं। हा हा हा। मच्छर जनजाति के अन्य योद्धा दिल खोलकर हंस रहे थे, स्पष्ट रूप से इस छोटी जनजाति को मजाक के रूप में देख रहे थे। वाइन जनजाति के लोग इन शब्दों को सुनकर बेहद गुस्से में थे, उनकी आंखें लगभग जल रही थी। जियांग शुआन, जिसने 2 जीवन जिए हैं, ने और भी तीखे शब्द सुने हैं और इसलिए वह दूसरों की तुलना में अधिक शांत रहा। खासकर जब उसने हुवेन के चेहरे पर 3 क्षैतिजधारियों को देखा, यह जानकर कि यह एक शक्तिशाली 3 रंग का योद्धा है, एक ऐसा दुश्मन जिसे वे बिल्कुल नहीं हरा सकते। कहावत है, जहां जीवन है वहां आशा है। जियांग शुआन ने तुरंत लड़ाई की विचारधारा छोड़ दी और इसके बजाय भागने के बारे में सोचना शुरू किया। सीधे भागना निश्चित रूप से एक विकल्प नहीं है। वे खुले स्थान में खड़े हैं और यदि वे पलटकर भागने की हिम्मत करते हैं तो मच्छर जनजाति भाले फेंकेगी, जिससे वाइन जनजाति में भारी नुकसान होगा। उन्हें रोकने का एक तरीका सोचना होगा और केवल बांस के जंगल में कूदने से ही उन्हें पत्थर के पहाड़ के नीचे भागने और प्राचीन बेल से शरण लेने का मौका मिलेगा। जियांग शुआन के मन में केवल एक अनिश्चितता थी, वह प्राचीन बेल के हमले की सीमा थी, इसलिए सिद्धांत रूप में पत्थर के पहाड़ के करीब होना अधिक सुरक्षित था। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस किया, जहां मच्छरों की गूंजती आवाजें और योद्धाओं के हंसने की आवाजें एक अजीब सी दहशत पैदा कर रही थी। वे जानता था कि यह पल उनके लिए निर्णायक था। मच्छर जनजाति के योद्धा, जो अपने विशाल आकार और संख्या के कारण घमंड में थे, उन्हें अपने छोटे से समूह पर हंसते हुए देख रहे थे। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक ठानी हुई भावना महसूस की। वह जानता था कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें भागने का कोई रास्ता खोजना होगा। अगर हम यहाँ से सीधे भागते हैं तो हम मारे जाएंगे। हमें बांस के जंगल में छिपना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके साथियों को प्रेरित कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एकजुटता की भावना महसूस की। जियांग शुआन ने एक योजना बनाई जिसमें उन्हें मच्छर जनजाति को भ्रमित करना था ताकि वे सुरक्षित रूप से जंगल में प्रवेश कर सके। उसने अपने मन में एक ठोस रणनीति बनाई जिसमें उन्हें एक दूसरे का समर्थन करना था और एकजुट रहना था। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना पर चर्चा की, आसमान में बादल घेरने लगे, जैसे कि प्रकृति भी उनकी कठिनाई को समझ रही हो। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह समय है और उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया। जियांग शुआन ने तुरंत कहा, ठीक है, जब तक किसी की हत्या नहीं होती मैं तुम्हें भोजन दे सकता हूँ। गनसोंग ने चिंतित होकर कहा, नेता, हम उन्हें यह नहीं दे सकते। जियांग शुआन ने गनसोंग का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, मुझ पर विश्वास करो। गनसोंग ने अपने दांतों को भिंचते हुए पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन उसने अपनी पत्थर की भाला को और भी मजबूती से पकड़ा। हुआवेन ने युवा जियांग शुआन की ओर देखा और तिरस्कार से कहा, बच्चे, क्या तुम नेता हो? हाँ, मैं वाइन जनजाति का नेता हूँ। जियांग शुआन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। एक मच्छर जनजाति के योद्धा ने हंसते हुए कहा, भटकने वाले हमेशा भटकने वाले होते हैं, एक अधेड़ बच्चे को नेता बनाना, हा हा हा। अन्य मच्छर जनजाति के योद्धा इस बात पर हंसने लगे जैसे उन्होंने एक विशाल मजाक सुना हो। हुआवेन ने वाइन जनजाति के अन्य लोगों के चेहरे के भावों को देखा और पाया कि वे सभी वास्तव में जियांग शुआन की ओर देख रहे थे। स्पष्ट रूप से जियांग शुआन झूठ नहीं बोल रहा था। हुआवेन ने कहा, चूंकि तुम नेता हो तो यहाँ जो भी भोजन है वह सब सौंप दो। हुआवेन ने जियांग शुआन को एक विषैले नाग की तरह घूरते हुए कहा, याद रखो, मैंने कहा सारा भोजन। अगर मैंने पाया कि तुमने भोजन छिपाया है तो सभी की मौत हो जाएगी। बिल्कुल, भोजन बांस के घर में है, मैं उन्हें बाहर लाने के लिए ले चलूंगा। जियांग शुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हुआवेन की बात मान ली। फिर उसने हाथ हिलाया और सभी को बांस के घर में लौटने का इशारा किया। जियांग शुआन ने फिर से बांस के ढेर की ओर बढ़ते हुए अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर वह जल्दी से और अधिक बांस लाएगा तो शायद वह हुआवेन को संतुष्ट कर सकेगा। उसने अपने हाथों को बांस के ढेर पर रखा और उसे खींचने लगा। जैसे ही वह बांस को खींच रहा था, उसके मन में विचारों की लहरें चल रही थी। क्या वह सच में अपने लोगों को बचा पाएगा? क्या वह इस संकट से बाहर निकल सकेगा? उसके हाथों में बांस की खुरदुरी सतह ने उसे और भी अधिक प्रेरित किया। वह जानता था कि उसके लोगों की जिंदगी इस पर निर्भर करती है। जैसे ही उसने एक और बांस का टुकड़ा बाहर निकाला, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। यह मुस्कान उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। उसने फिर से बांस का टुकड़ा अपने कंधे पर रखा और बाहर की ओर बढ़ा। बाहर हुआवेन और उसके योद्धा उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जियांग ने बांस का टुकड़ा हुआवेन के सामने रखा और कहा, यह रहा, और भी। हुआवेन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें और लाना होगा। जियांग ने कहा, मैं लाऊंगा, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। हुआवेन ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जियांग ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव
प्रयास करेगा। चिशाओ ने जब मशाल को जलाया तो उसकी रोशनी ने कमरे की दीवारों पर अंधेरे के साए को दूर किया। बांस के बिस्तर के नीचे छिपी सुरंग का मुंह खुला और एक ठंडी हवा ने कमरे में प्रवेश किया, जैसे कि सुरंग ने अपने अंदर की कहानियों को सुनाने का प्रयास किया। जियांग शुआन की आंखों में एक चमक थी, जो न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि अपनी जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित था। उसने अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा, जो उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। चिशाओ ने पहले कदम बढ़ाया, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे कि वह एक अन्य की आनारी का आरंभ हो। सुरंग के अंदर अंधेरा गहरा था और केवल मशाल की रोशनी ने उन्हें मार्गदर्शन किया। हर कदम पर उन्हें अपने पीछे की सुरक्षा का डर था, लेकिन जियांग शुआन की आवाज ने उन्हें साहस दिया। जल्दी करो, हमें सुरक्षित रहना होगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग की दीवारें ठंडी और कड़ी हो गईं और उन्हें अपने इरादे को मजबूत करने की आवश्यकता थी। चिशाओ ने अपने हाथ में मशाल को मजबूती से पकड़ा और उसके चेहरे पर एक अद्भुत संकल्प था। हु इंग की आंखों में संदेह की चमक थी। जैसे ही उसने बांस के घर के अंदर कदम रखा, सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आग के गड्ढे से उठती हुई धुआं और सूखे मांस की महक ने उसे और भी चिंतित कर दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या वे लोग सच में भाग गए? उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था। जैसे ही उसने अपने योद्धाओं को आदेश दिया, वे बांस के घर की हर चीज को पलटने लगे। बांस के बिस्तर को भी उलट दिया गया, जिससे एक सुरंग का मुहाना सामने आया। नेता, यहाँ एक छेद है, एक योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा। हु वेन ने उस अंधेरे सुरंग के मुहाने को देखा। उसके दांतों के बीच से गुस्सा फूट पड़ा। तो वे सुरंग के जरिए भाग गए। उसे अपमान का अनुभव हुआ, जैसे कोई उसे धोखा दे गया हो। उसके मन में प्रतिशोध की आग जलने लगी। उनका पीछा करो, उन बर्बर वॉन्डरर्स को मार डालो, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसके योद्धाओं ने एकजुट होकर आग के गड्ढे से जलती हुई लकड़ियां उठाई और सुरंग में प्रवेश किया। उनके दिलों में प्रतिशोध की भावना थी। जैसे ही योद्धा सुरंग में प्रवेश करते हैं, अंधेरे का एक नया अध्याय शुरू होता है। सुरंग की दीवारें ठंडी और कड़ी हैं और हर कदम पर उनकी सांसें तेज होती जा रही हैं। आग की रोशनी पीछे छूट गई है और अब केवल अंधेरा और सन्नाटा है। हर योद्धा के दिल में एक अद्भुत उत्साह और डर का मिश्रण है। वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जैसे एक दूसरे को साहस देने की कोशिश कर रहे हों। सुरंग के अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध है, जो उन्हें और भी सतर्क कर देती है। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से आ रहा हो। सभी योद्धा ठिठक जाते हैं और उनकी आंखें चौकस हो जाती हैं। क्या यह उनके दुश्मनों की आवाज है? क्या वे सच में यहाँ हैं? हु वेन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने अपने चाकू को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, सुरंग की दीवारें और भी संकरी होती जाती हैं और अंधेरा गहरा होता जाता है। अचानक एक रोशनी की किरण उनके सामने आती है और वे समझ जाते हैं कि वे सुरंग के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। सुरंग के अंत में पहुंचने पर योद्धाओं ने एक नई दुनिया का सामना किया। बाहर स्टोन माउंटेन की भव्यता उनके सामने थी, जो सूरज की किरणों में चमक रहा था। यह दृश्य उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भर देता है, लेकिन उनके मन में अभी भी प्रतिशोध की भावना थी। हु वेन ने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और उन्हें आदेश दिया, हमारे दुश्मनों को खोजो, उन्हें खत्म करो। उसकी आवाज में एक गहरी दृढ़ता थी। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, बांस के जंगल की आवाजें उनके चारों ओर गूंजने लगती हैं। पक्षियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट और दूर से आती हुई एक अजीब सी आवाज ने उन्हें सतर्क कर दिया। हर योद्धा की आंखों में एक नया जोश था और वे एकजुट होकर अपने दुश्मनों की खोज में निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनका कदम और भी तेज होता जाता है। स्टोन माउंटेन की ओर बढ़ते हुए वे अपने दुश्मनों की छवि अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जैसे ही विशाल ड्रैगनफ्लाई ने बांस के जंगल की ओर गोताखोरी की, उसकी उपस्थिति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे प्रकृति ने खुद को एक नए रूप में प्रस्तुत किया हो। ड्रैगनफ्लाई ने अपनी शक्तिशाली चिमटी से मच्छर के सिर को एक ही काट में कुचल दिया, जैसे कोई नन्हा जीव उसके मुंह में आ गया हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर भी जियांग शुआन ने अपनी आंखें नहीं हटाई। उसने देखा कि ड्रैगनफ्लाई ने मच्छर को चबाना शुरू कर दिया। उसके तेज मुंह के हिस्से ने मच्छर को चबाने में कोई कठिनाई नहीं महसूस की। यह एक भयानक और अद्भुत दृश्य था, जो जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई को दर्शाता था। बज 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 की आवाज ने फिर से सभी को सचेत किया, जैसे कि यह एक चेतावनी हो। ड्रैगनफ्लाई ने फिर से गोताखोरी की, एक और मच्छर को पकड़ लिया और उसे भी चबाने में कोई समय नहीं लगाया। बांस के जंगल में बचे हुए मच्छर अब डर के मारे भागने लगे, जैसे कि वे अपने जीवन के लिए लड़ रहे हों। जैसे ही वेणु जनजाति के लोग पत्थर पर्वत की ओर दौड़ रहे थे, उनके दिलों में एक अद्भुत मिश्रण था, माइनस आशा और भय। बांस के जंगल के पीछे मच्छर जनजाति के योद्धा तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। उनकी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कि वे किसी भयानक अंत की ओर बढ़ रहे हों। उनसे दूर रहो, जियांग शुआन ने चिल्लाया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन पीछे से आती हुई आवाजें उनके कदमों को और तेज कर रही थी। जैसे जैसे वे पर्वत के करीब पहुंच रहे थे, एक नई ऊर्जा उनके भीतर जागृत हो रही थी। पत्थर पर्वत की ऊंचाई ने उन्हें एक नई ताकत दी, जैसे कि वे उस पर्वत की शक्ति को अपने भीतर समाहित कर रहे हों। अचानक एक और मच्छर ने उन पर हमला किया, लेकिन ड्रैगनफ्लाई ने फिर से उसे पकड़ लिया। यह दृश्य एक अद्भुत संघर्ष का प्रतीक बन गया। जियांग शुआन ने अपने साथियों को प्रेरित किया, हम हार नहीं मानेंगे। उनकी आवाज में एक नई उम्मीद थी, जो सभी को एकजुट कर रही थी। जैसे ही वेणु जनजाति के लोग पत्थर पर्वत के पास पहुंचे, उन्होंने एक नई आशा का अनुभव किया। पर्वत की ऊंचाई ने उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया, लेकिन मच्छर जनजाति के योद्धा अब भी पीछे थे। उनकी आवाजें अब भी गूंज रही थीं। जियांग शुआन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, यहाँ हमें एकजुट होना होगा। सभी ने अपनी ताकत को एकत्र किया, जैसे कि वे एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे हों। अचानक ड्रैगनफ्लाई ने फिर से एक मच्छर को पकड़ लिया और यह दृश्य एक महाकाव्य लड़ाई का प्रतीक बन गया। जियांग शुआन ने अपने धनुष को तैयार किया और कहा, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जो सभी को प्रेरित कर रही थी।
जैसे ही उन्होंने एकजुट होकर मच्छरों का सामना किया, यह एक अद्भुत क्षण था जहां उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। जियांग शुआन और वाइन जनजाति के लोग पत्थर के पहाड़ के तल पर खड़े थे, जहां चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक विशाल ड्रैगन फ्लाई ने आकाश में उड़ान भरी और वाइन जनजाति के लोगों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा, उन्होंने एक साथ कहा, जैसे कि यह एक चमत्कार हो। जियांग शुआन के मन में एक आश्चर्य का संचार हुआ। वो हमेशा से सोचता था कि क्या वह किसी विशाल ड्रैगन फ्लाई को वश में कर सकेगा, लेकिन इस पर ही ये ड्रैगन फ्लाई, जो हमेशा पत्थर के पहाड़ पर रहता था, उनकी मदद करने के लिए आया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि प्रकृति ने उनके पक्ष में एक अद्भुत खेल खेला हो। जियांग शुआन ने देखा कि ड्रैगन फ्लाई ने कुछ पक्षियों के चोंच वाले मच्छरों का शिकार किया और ये देखकर उसे राहत मिली। भागो, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। वे मौत का इंतजार नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, एक मच्छर जनजाति का योद्धा हु वेन उनके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा गहरा था और उसकी 3 धारियों वाली पहचान स्पष्ट थी। तुम कहां जा रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। हु वेन, जो मच्छर जनजाति का शिकार कप्तान था, उसकी ताकत और गति ने उसे अन्य योद्धाओं से अलग कर दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या वे सच में यहाँ मरने वाले थे? जियांग शुआन के दिल में एक गहरी निराशा थी। उसने अपने जीवन में इतनी मेहनत की थी और अगर वह यहाँ मर गया तो यह एक अन्याय होगा। हु वेन ने अपनी हड्डी की चाकू को निकाला और एक क्रूर मुस्कान के साथ जियांग शुआन की ओर बढ़ा। जियांग शुआन ने अपनी आंखों में डर और साहस का मिश्रण देखा। हु वेन, मच्छर जनजाति का शिकार कप्तान, उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि उसके पीछे वाइन जनजाति के लोग भी भयभीत थे। उनके चेहरे पर चिंता और निराशा का गहरा रंग था। हु वेन ने पहले पत्थर के पहाड़ के तल पर बने कच्चे पीले मिट्टी के वेदी पर एक तिरछी नजर डाली, फिर जियांग शुआन के अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। वह जानता था कि अगर वे सब मिलकर भी हमला करें तो वे हार जाएंगे। ड्रैगन फ्लाई अब वापस लौट चुका था और यह स्पष्ट था कि वह केवल भोजन के लिए आया था, न कि उनकी मदद करने। अब मच्छर जनजाति के अन्य योद्धा भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने वाइन जनजाति के लोगों को चारों ओर से घेर लिया। जियांग शुआन के मन में एक विचार आया, क्या वे सच में यहाँ मरने वाले थे? यह विचार उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने अपने जीवन में इतनी मेहनत की थी और अगर वह यहाँ समाप्त होता है तो यह कितना अन्याय होगा। हुए ने एक कदम और बढ़ाया, उसकी हड्डी की चाकू उसकी ओर इशारा कर रही थी। जियांग शुआन ने अपने मन में एक योजना बनाई, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। इस क्षण चिशाओ ने आगे बढ़कर जियांग शुआन के सामने खड़ी होगी। उसके हाथ में हड्डी की भाला मजबूती से थामे होने से पहले ही विकसित नहीं हो पाई। जियांग शुआन के मन में यह ख्याल आया कि अगर उसे कुछ और साल मिलते तो वाइन जनजाति मजबूत हो सकती थी या कम से कम इस तरह से नष्ट नहीं होती। हुवेन आगे बढ़ते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। मच्छर जनजाति के योद्धाओं द्वारा बनाई गई घेराबंदी छोटी होती जा रही थी और वे हमले के लिए तैयार थे। क्या उन्हें बस मौत के लिए लड़ना चाहिए? जियांग शुआन ने सोचा। वे बिना लड़े हार नहीं मान सकते थे, अपमानित होकर मरना नहीं। अगर उन्हें मरना ही था तो उन्हें एक आक्रमण के रास्ते पर गिरना चाहिए, न कि गले पर चाकू के साथ अपमानित होना। जियांग शुआन ने अपनी हड्डी की भाला को मजबूती से पकड़ा। उसने पीछे मुड़कर गौतेंग, शिक्यू, नानशिंग और गणसोंग को देखा। उनकी आंखों में क्रोध की लहर थी। अन्य वॉन्डरर्स की लड़ाई की ताकत बहुत कमजोर थी, यहाँ तक कि डेस्परेट लड़ाई भी व्यर्थ होती, लगभग नगण्य। जियांग शुआन ने गौतेंग और अन्य को इशारा किया, योजना बनाई कि जब हुवेन और करीब आए तो एक साथ हमला करें, भले ही इसका मतलब हो कि उसे मौत में एक बार चाकू मारना पड़े। गौतेंग और अन्य ने जियांग शुआन की नजर को समझा, अपने हथियारों को और भी मजबूती से पकड़ा। हुवेन करीब आया, जियांग शुआन की सांसें तेज हो गईं और उसके सामने ची शाओ हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी हुवेन अचानक रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। हुवेन ने देखा कि कुछ उसके पैरों में उलझ रहा था। हुवेन ने नीचे देखा और पाया कि उसकी जनजाति था उसकी तरह जो लताएं तेजी से बढ़ रही थी और उनकी मोटाई भी बढ़ती गई। हाथ पे अचानक प्रकट हुई अजीब लताएं उसे आतंक में डाल रही थी। उसकी हत्या की मंशा अब एक डेस्परेट भागने में बदल गई थी। मेरे पैर, मुझे बचाओ। इसी समय सभी मच्छर जनजाति के योद्धा भी चौंक उठे, दर्द में चिल्ला रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। हुवेन की तरह वे भी अचानक आई अजीब लताओं में फंस गए थे, जो उनके संघर्ष करने पर और भी कसने लगी। उठाए उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह मर जाएगा, एक छोटे से जनजाति में जो एक वॉन्डरर द्वारा स्थापित की गई थी। कोई भी मेरे भाई को नहीं मार सकता। चीशाओ ने हड्डी की भाला बाहर निकाली, जमीन पर थूक दिया। भाले की नोक से खून जमीन पर गिर रहा था। हुवेन का शरीर जमीन पर गिरा, फिर पूरी तरह से लताओं से लिपट गया, जैसे लताओं द्वारा बुना गया एक बड़ा कोकून। उन्हें मार डालो, जियांग शुआन ने चिल्लाया और लता जनजाति के लोग एक साथ हमला करने लगे। प्राचीन लता की मदद से सभी शेष मच्छर जनजाति के योद्धाओं को मार डाला। बज बज बज, चिड़िया चोंच वाले मच्छर जैसे ही कुछ समझ गए, सभी बांस के जंगल से भाग गए, दक्षिण की ओर जंगल में भागते हुए। पत्थर पर्वत पर विशाल ड्रैगन फ्लाई फिर से बाहर आया। कई चिड़िया चोंच वाले मच्छर जैसे ही कुछ समझ गए, सभी बांस के जंगल से भाग गए, दक्षिण की ओर जंगल में भागते हुए। पत्थर पर्वत पर विशाल ड्रैगन फ्लाई फिर से बाहर आया। कई चिड़िया चोंच वाले मच्छर जैसे ही कुछ समझ गए, सभी बांस के जंगल से भाग गए, दक्षिण की ओर जंगल में भागते हुए। पत्थर पर्वत पर प्राचीन लता हरे प्रकाश में नहाई हुई थी और भी रहस्यमय लग रही थी। जैसे ही सब कुछ समाप्त हुआ, लताओं ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया और जमीन पर 50 से अधिक पीले कंकाल बिखरे किया। यदि प्राचीन लता का हस्तक्षेप नहीं होता तो आज लता जनजाति के प्रति एक मजबूत संबंध दिया। प्राचीन लता के ऊपर हरी रोशनी चमक रही थी, जो धीरे धीरे वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौट रही थी। केवल हरी पत्तियां हल्की हवा में सरसराती रहीं। सूरज की किरणों में एक विशाल ड्रैगन फ्लाई बेफिक्र होकर प्राचीन लता की एक लता पर चिपका हुआ था। उसके पंख मोड़े हुए थे और वह हरी पत्तियों के नीचे विश्राम कर रहा था। समय बीतने के बाद सभी ने खड़े होकर एक दूसरे की ओर देखा। गौतेंग ने पूछा, मुखिया, हमें इन हड्डियों का क्या करना चाहिए?
जियांग शुआन ने कुछ पल सोचा और कहा, दक्षिणी जंगल में सभी खोपड़ियों को पेड़ों पर लटका दो और अन्य हड्डियों को एक गड्ढे में दफना दो। इसके अलावा जो हथियार उन्होंने छोड़े हैं उन्हें बांस के घर में ले जाओ। पेड़ों पर खोपड़ियों को लटकाना बाहरी लोगों के लिए एक शक्तिशाली डराने वाला संकेत होगा जो बाद में लता जनजाति में आएंगे। लेकिन लता जनजाति वर्तमान में बहुत कमजोर है और केवल इस तरीके से ही डराने का प्रयास कर सकती है। दूसरी ओर वे हथियार महान संपत्ति हैं जो जनजाति के सशस्त्र बलों को महत्वपूर्ण रूप से पुनः भर सकते हैं। आखिरकार प्राचीन हथियार बनाना बहुत समय लेने वाला होता है। जियांग शुआन के निर्देशों को सुनकर लता जनजाति के सभी लोग तुरंत व्यस्त हो गए। उन्होंने पहले सभी हड्डियों को दफनाने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा और फिर समूहों में बंटकर जनजाति के दक्षिणी जंगल में पेड़ की शाखाओं पर 50 से अधिक खोपड़ियों को लटकाने लगे। जैसे ही लता जनजाति के लोग खोपड़ियों को लटकाने के लिए तैयार हुए, एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छा गया। पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा में झूम रही थी और उनके बीच से आती हुई सरसराहट ने एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण किया। जियांग शुआन ने अपने साथियों को निर्देशित किया, ध्यान से काम करो, यह हमारी पहचान है। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे ही खोपड़ियां पेड़ों पर लटकने लगी, एक अद्भुत दृश्य उभरने लगा। हर खोपड़ी के साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी, एक जीवन की याद जो अब समाप्त हो चुका था। लता जनजाति के लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे, उनकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था। जैसे ही उन्होंने खोपड़ियों को लटकाया, एक नई पहचान का निर्माण हो रहा था। यह केवल खोपड़ियां नहीं थी, बल्कि यह उनकी सामूहिक शक्ति और एकता का प्रतीक थी। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो इस अद्भुत दृश्य को और भी जीवंत बना रही थी। जैसे ही सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, उन्होंने खोपड़ियों को एक सुनहरी चमक दी। यह एक ऐसा पल था जब लता जनजाति ने अपने अतीत को स्वीकार किया और भविष्य के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। जैसे ही खोपड़ियां पेड़ों पर लटक गई, लता जनजाति के लोग एक गड्ढे की ओर बढ़े जहां उन्होंने अन्य हड्डियों को दफनाने की तैयारी की। यह गड्ढा गहरा और चौड़ा था जिसमें उन्होंने सभी हड्डियों को समेटने का निर्णय लिया था। जियांग शुआन ने अपने लोगों को निर्देशित किया, इस गड्ढे को गहरा करो ताकि यह हमारी परंपरा का हिस्सा बन सके। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को गड्ढे में डालना शुरू किया, एक अजीब सी शांति चारों ओर फैल गई। यह शांति केवल एक अंत का संकेत नहीं थी, बल्कि एक नए आरंभ का भी प्रतीक थी। हड्डियों के गिरने की आवाजें गड्ढे में गूंज रही थी, जैसे कि वे अपनी कहानियां बयां कर रही हों। लता जनजाति के लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे, उनकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था। जैसे ही उन्होंने अंतिम हड्डी को गड्ढे में डाला, एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। यह केवल एक दफन नहीं था, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो इस अद्भुत दृश्य को और भी जीवंत बना रही थी। यह एक ऐसा पल था जब लता जनजाति ने अपने अतीत को स्वीकार किया और भविष्य के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। लता जनजाति ने हड्डियों को दफनाने का कार्य पूरा किया। एक नई ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। सभी लोग थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष की एक चमक थी। जियांग शुआन ने अपने लोगों को एकत्रित किया और कहा, हमने आज एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। यह केवल एक दफन नहीं था, बल्कि हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। उनकी आवाज में गर्व और आत्मविश्वास था। सभी ने एक साथ मिलकर लता देवता का धन्यवाद किया। जैसे ही उन्होंने प्राचीन लता की ओर देखा, एक अद्भुत रोशनी चारों ओर फैल गई। यह रोशनी उनके दिलों में एक नई आशा भर रही थी। लता जनजाति के लोग एकजुट होकर खड़े थे, उनकी आंखों में एक नई चमक थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान में रंग बिरंगे बादल फैलने लगे, जो इस पल को और भी खास बना रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने अतीत को स्वीकार किया और एक नई शुरुआत की ओर बढ़े। लता जनजाति के लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। यह एक नई यात्रा का आरंभ था और सभी ने एक दूसरे को संकल्प दिलाया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे। जैसे ही गौतेंग ने वॉन्डरर्स को बुलाने के लिए कदम बढ़ाया, उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन चल रही थी। वो जानता था कि यह क्षण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। बांस के घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि आसमान में तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे, जैसे कि रात ने अपनी मशाल को ऊंचा किया ताकि वॉन्डरर्स उसे देख सके। उसकी आवाज में एक उत्साह था, मुखिया ने आपको बुलाया है, चलो जल्दी करो। वॉन्डरर्स के चेहरे पर उत्साह और आशा की चमक थी। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और गौतेंग के पीछे चलने लगे। जैसे ही वे बांस के घर की ओर बढ़े, जंगल का अंधेरा और भी गहरा होता गया। उनके कदमों की आवाजें, जैसे कि धरती पर हल्की सी खड़खड़ाहट, रात की शांति को तोड़ रही थी। बांस के घर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जियांग शुआन और अन्य लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जियांग शुआन ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, आप सभी का स्वागत है। उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी जो वॉन्डरर्स के दिलों को छू गई। उन्होंने बांस के घर के अंदर कदम रखा, जहां आग की हल्की रोशनी ने अंधेरे को दूर किया। जियांग शुआन ने कहा, आज आप सभी ने जो साहस दिखाया है उसके लिए हम आपको इन हथियारों से पुरस्कृत करना चाहते हैं। वॉन्डरर्स की आंखों में चमक थी, जैसे कि उन्होंने अपने सपनों को साकार होते देखा। जियांग शुआन और उसके 4 साथी पहले ही इन हथियारों में से कुछ चुन चुके थे और सबसे अच्छे हथियारों को ले लिया था। योद्धा होने के नाते बेहतर हथियारों का होना उनकी लड़ाई की क्षमता को अधिकतम करता है। वहां रखे हुए हथियारों की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि केवल एक हाथ होने के कारण पत्थर का भाला उसके लिए बहुत सुविधाजनक नहीं था, इसलिए छोटा और लचीला हड्डी का चाकू उसके लिए एक अच्छा विकल्प था। अन्य वॉन्डरर्स ने भी अपने पसंदीदा हथियारों का चयन किया। हर कोई खुशी से भरा हुआ था। ठीक है, चूंकि सभी ने चुन लिया है, अब सोने जाओ। अब से अच्छा काम करो और जनजाति तुम्हारा बुरा नहीं करेगी। धन्यवाद प्रमुख। गन सोंग ने फिर से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और फिर वॉन्डरर्स को सोने के लिए ले गया। उस रात कई वॉन्डरर्स अच्छी नींद नहीं ले सके, क्योंकि बहुत कुछ हुआ था जिसने उनके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन सभी ने एक आम सहमति बनाई, वाइन जनजाति में रहना सही निर्णय था। वॉन्डरर्स के जाने के बाद जियांग शुआन ने थोड़ी देर सोचा और चारों से कहा, मैंने तय किया है कि मैं बांस के घर में एक और सुरंग खोदूंगा जहां वॉन्डरर्स रहते हैं, ताकि खतरे के समय वे जल्दी से पत्थर के पहाड़ के पैर तक भाग
सके। साथ ही यह सबसे अच्छा होगा कि जनजाति के दोनों ओर के जंगलों में कुछ जाल भी लगाए जाएं। जियांग शुआन ने जब देखा कि सभी वांडरर्स ने अपने पसंदीदा हथियार चुन लिए हैं तो उसने उन्हें सोने के लिए कहा। उसकी आवाज में एक सख्त लेकिन सहानुभूतिपूर्ण स्वर था, जैसे वह उन्हें सुरक्षा और आराम का आश्वासन दे रहा हो। अब से अच्छा काम करो, उसने कहा, और जनजाति तुम्हारा बुरा नहीं करेगी। उसकी बातों में एक गहरी समझदारी थी जो वांडरर्स के दिलों में एक नई आशा भर रही थी। जैसे ही वे सोने के लिए अपने स्थानों पर गए, जियांग शुआन ने उनकी आंखों में चमक देखी जो उनकी नई शक्ति और संभावनाओं का प्रतीक थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा और चांद की हल्की रोशनी बांस के घर में छिटकने लगी। लेकिन उस रात कई वांडरर्स की नींद उड़ी हुई थी। उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। हर एक ने अपने भविष्य के बारे में सोचा। क्या वे सही निर्णय ले रहे थे? क्या वाइन जनजाति में रहना वास्तव में उनके लिए सुरक्षित था? जियांग शुआन की बातें उनके मन में गूंज रही थी और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एकजुटता और साहस था। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं थे। एक दूसरे के साथ वे इस नई यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। जियांग शुआन ने अपने 4 साथियों से कहा, मैंने तय किया है कि मैं बांस के घर में एक और सुरंग खोदूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे वह एक नई योजना बना रहा हो। यह वांडरर्स के लिए सुरक्षा का एक रास्ता होगा। जियांग शुआन ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उसने कहा, हमें सुरंग खोदने के साथ साथ जंगलों में कुछ जाल भी लगाने चाहिए। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो सभी को उसकी बातों की गंभीरता का एहसास दिला रही थी। उन्होंने जंगल के दोनों ओर के क्षेत्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जहां संभावित खतरे छिपे हो सकते थे। जियांग शुआन ने अपने साथी योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे जाल के लिए सामग्री इकट्ठा करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जनजाति सुरक्षित रहे, उसने कहा, और उसके शब्दों में एक गहरी जिम्मेदारी का भाव था। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया, वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। बांस के जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए उनके हाथों की आवाजें सुनाई देने लगी। जाल बनाने के लिए वे बांस की लंबी टहनियां और मजबूत रस्सियां इकट्ठा कर रहे थे। हर एक टुकड़ा उनके लिए सुरक्षा का प्रतीक था। जियांग शुआन ने अपने साथियों को उत्साहित करते हुए कहा, हमारी मेहनत हमें सुरक्षित रखेगी। उसकी आवाज में एक प्रेरणा थी जो सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलने लगीं, उन्होंने अपने काम को तेजी से पूरा किया। जंगल में काम करते हुए जियांग शुआन और उसके साथी योद्धा अपने कार्य में पूरी तरह से लीन हो गए थे। हर एक ने अपने अपने तरीके से जाल बनाने की प्रक्रिया में योगदान दिया। जियांग शुआन ने बांस की लंबी टहनियों को काटते हुए कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी दुश्मन हमारी जनजाति के करीब न आ सके। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे उन्होंने जाल को तैयार किया, उनकी मेहनत का फल धीरे धीरे सामने आने लगा। बांस की टहनियों को जोड़ते हुए उन्होंने एक मजबूत और प्रभावी जाल बनाया। वातावरण में एक उत्साह का संचार हो रहा था, जैसे कि वे एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हों। जियांग शुआन ने अपने साथियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, हमारी मेहनत हमें सुरक्षित रखेगी। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी जो सभी के दिलों में गूंज रही थी। जैसे ही सूरज की किरणें और अधिक चमकने लगी, उन्होंने अपनी मेहनत को और तेज कर दिया। जाल का निर्माण पूरा होते ही उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई आशा की चमक थी। वे जानते थे कि वे अब एकजुट होकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। जियांग शुआन और उसके साथी योद्धा जब जाल का निर्माण कर चुके थे तो उन्होंने एक पल के लिए आराम किया। उनकी मेहनत ने उन्हें थका दिया था, लेकिन उनके दिलों में संतोष और गर्व की भावना थी। जियांग शुआन ने कहा, हमने जो किया है वह हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उसकी आवाज में एक गहरी समझदारी थी जो सभी को एकजुट कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। जैसे ही उन्होंने अपने काम को पूरा किया, उन्होंने महसूस किया कि वे केवल योद्धा नहीं है बल्कि एक परिवार हैं। जियांग शुआन ने कहा, अब हमें अपने काम को और आगे बढ़ाना होगा। उसकी बातों में एक स्पष्टता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। उन्होंने एकजुट होकर एक नई योजना बनाई जिसमें वे अपने आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उन्होंने अपने कार्य को और तेज कर दिया। जियांग शुआन ने कहा, हमारी मेहनत का फल हमें सुरक्षित रखेगा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों की ओर देखा, उनकी आंखों में विश्वास और समर्पण की चमक थी। उन्होंने कहा, अगर वे दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचाते तो कम से कम हमें सचेत कर सकते हैं और आज की तरह जल्दी में प्रतिक्रिया से बचा सकते हैं। ची शाओ ने तुरंत कहा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे प्रमुख। तीनों युवा सहमति में सिर हिलाते हैं। जियांग शुआन के प्रति उनका विश्वास और प्रशंसा समय के साथ बढ़ गई थी। जो कुछ भी प्रमुख कहता वे वही करेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। गाउतेंग, कल तुम वांडर्स का नेतृत्व करो और सुरंग खोदने के लिए जाओ और बाकी लोग मेरे साथ जाल बिछाने के लिए आएंगे। जब ये बातें तय हो गईं तो जियांग शुआन ने राहत की सांस ली। पॉटरी कॉल्ड्रन में खाना पहले से ही पक चुका था। उन्होंने अपने कटोरे और चॉपस्टिक्स उठाए और पेट भरने के लिए खाना लिया। बातचीत करते हुए वे थोड़ी देर तक हंसते मुस्कुराते रहे, फिर सोने चले गए। दक्षिण में वाइन जनजाति से लगभग 3 दिन की यात्रा पर एक नई बसी जनजाति थी जिसे मच्छर जनजाति कहा जाता था। यह जनजाति पहाड़ों के बीच बसी हुई थी जहां एक विशाल और विस्तृत दलदल था। यह दलदल जियांग शुआन द्वारा देखे गए उस दलदल से कहीं अधिक बड़ा था जहां उन्होंने लाठी के पेड़ का सामना किया था।
कीटों को नम वातावरण पसंद होता है, इसलिए मच्छर जनजाति, जो अपने टोटेम के रूप में बर्ड बीक मच्छर को मानती है, भी ऐसे ही स्थानों को पसंद करती थी। दलदल में भोजन की भरपूरता थी और बर्ड बीक मच्छर की सुरक्षा में उन्हें कीटों के हमलों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। यह स्थान उनके निवास के लिए बहुत उपयुक्त था। मच्छर जनजाति के घर अन्य जनजातियों के घरों से भिन्न थे। नम वातावरण के कारण वे सीधे जमीन पर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रकार के स्टिल्ट हाउस का आविष्कार किया। यह निर्माण पहाड़ के साथ बनाया गया था, एक तरफ ढलान के खिलाफ जहां एक आग जलाने की जगह थी, जबकि अन्य तीन तरफ खंभों और पत्थरों द्वारा समर्थित था, जिससे नम जमीन से ऊंचा रहना संभव हो सका। मच्छर जनजाति के घर बहुत प्राचीन और साधारण थे, उनकी तुलना उन उत्कृष्ट स्टिल्ट हाउस से नहीं की जा सकती थी, हालांकि उनके कार्य में समानता थी। इस समय मच्छर जनजाति के एक केंद्रीय स्टिल्टेड लकड़ी के घर के अंदर वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण था। तीन बर्ड बिग मच्छर जो वाइन जनजाति से भाग गए थे ने सभी को चिंतित कर दिया था। घर के अंदर की दीवारों पर हल्की सी नमी थी और चारों ओर की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो घास और दलदल की मिट्टी की थी। मच्छरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो इस तनाव को और बढ़ा रही थी। जनजाति के लोग एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे, उनकी आंखों में भय और चिंता का मिश्रण था। कोई भी यह नहीं जानता था कि दुश्मन कब हमला करेगा। हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था और अचानक एक युवा योद्धा ने कहा, हमें तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। जैसे ही युवा योद्धा ने अपनी बात कही, सभी की आंखें उस पर टिक गईं। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। एक वृद्ध नेता ने धीरे से कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हम इस खतरे का सामना नहीं कर पाएंगे। उसकी आवाज में अनुभव और ज्ञान की गहराई थी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। एकजुट होकर उन्होंने अपनी रणनीति पर चर्चा करना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, घर के चारों ओर की आवाजें और भी तेज होती गईं। मच्छरों की गुनगुनाहट और दलदल की आवाजें मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रही थीं। यह संगीत एक ओर तो डरावना था, लेकिन दूसरी ओर यह उन्हें एकजुट होने की प्रेरणा भी दे रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया, एक नई ऊर्जा उनके भीतर जाग उठी। हर कोई अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहा था, जैसे वे एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हों। मच्छर जनजाति के नेता ने कहा, हम अपने घर की रक्षा करेंगे, हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास था जिसने सभी को प्रेरित किया। बाहर रात की गहराई में चांद की हल्की रोशनी ने दलदल को एक रहस्यमय रूप दे दिया था। मच्छरों की गुनगुनाहट अब एक युद्ध की धुन में बदल गई थी। सभी ने एक साथ मिलकर एक संकल्प लिया और उस संकल्प ने उन्हें एक नई ताकत दी। वे अपने घर की रक्षा के लिए तैयार थे और इस बार वे हार नहीं मानेंगे।